डैमेज होती है, फिर चांसेस होते हैं कॉलन कैंसर होने के। ठीक है, कॉलन कैंसर होने के ज़्यादातर चांसेस होते हैं, और स्टमक कैंसर वगैरह होने के चांसेस भी इसी पर्टिकुलर रीजन की वजह से होते हैं। अगर आप क्या कर रहे हो, आप टेढ़ा मेढ़ा खा रहे हो, आपका गट, आपका इंटेस्टाइन, आपका स्टमक इरिटेट होगा कि नहीं होगा? होता ना, बहुत बार हम कुछ खा लेते हैं, सडन गैस बन जाती है, पेट में जलन होता है, तो वो क्या हो रहा था, आपकी अंदर की जो लेयरिंग है उस पर क्या हो रहा था, डैमेज हो रहा होता है, तभी तो आपको जलन फील होती है। HCl सिक्रेशन कभी कभार ज़्यादा हो जाता है, तो ऐसे बार बार करने से भी बाद में आगे जाके आपको स्टमक इन्फेक्शन वगैरह हो सकता है। ठीक है, ये हो गया था हमारा क्लियर, एक्यूट, कॉनिक, और हमने परसिस्टेंट पढ़ा था। फिर हमने इसके साइन एंड सिम्टम्स पढ़ रहे थे, असेसमेंट फाइंडिंग पढ़ रहे थे। असेसमेंट फाइंडिंग ऑफ डायरिया। देखो, असेसमेंट फाइंडिंग ऑफ डायरिया, किसी को डायरिया हुआ है तो ये सारी चीजें तो आप पहले से ही बता सकते हो। क्या क्या मिलेगा असेसमेंट फाइंडिंग में? किसी को बार बार लूज मोशन हो रहे हुए तो आपको क्या मिलेगा? सबसे पहले डिहाइड्रेशन होगा, डिहाइड्रेशन हुआ, फिर क्या होगा? लिथार्जी एंड वीकनेस। और क्या हो सकता है? इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, और स्किन कैसी हो जाएगी? पानी हटा दूं मैं स्किन में से, कैसी हो जाएगी स्किन मेरी? ड्राई। और माउथ कैसा होगा? और क्या हो सकता है? फ्रंटनल कैसे हो जाएंगे हमारे? डिप्रेस्ड। कैसे हो जाएंगे? डिप्रेस्ड। आई कैसी होगी हमारी? श्रिंकन आई मतलब धसी हुई। और क्या होगा? और क्या हो सकता है? आप बार बार अगर डायरिया कर रहे हो, मेटाबॉलिक में क्या चेंजेस आएंगे? क्या होगा मेटाबॉलिक? क्यों? क्या होगा? क्यों हो रहा है एसिडोसिस? और क्या होगा? और क्या होगा? ट्रेकिकार्डिया, क्यों? कंपनसेशन। कंपनसेशन किस चीज का? कंपनसेशन क्यों? क्यों कंपनसेशन? इसलिए बीपी क्या है? अरे आपको डायरिया हो रहा है, बॉडी में से फ्लूइड जा रहा है, बीपी बढ़ेगा नीचे जाएगा? डिक्रीज होगा? होगा कि नहीं होगा? तो ये सारी चीजें क्या है आपकी असेसमेंट फाइंडिंग। और अगर यही सब चलता रहा आगे तो एक कंफ्यूजन भी पैदा हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, पहले आ गई कंफ्यूजन में लग रहा है। चलो लिखो ये सारा कुछ। सबसे जरूरी, ये तो बहुत ही जरूरी है इसमें।
है ना, पूरे पूरे चांसेस हैं शॉक होने के। शॉक भी होगा, प्लस शॉक के साथ में एक चीज और आ जाएगी, ऑलिगोरिया, है ना, ऑलिगोरिया होगा, बिल्कुल होगा। और जितना भी यूरिन आएगा वो सब कंसंट्रेटेड आएगा, आएगा नहीं आएगा, आएगा, बिल्कुल आएगा। बहुत सारी चीजें हैं जब बॉडी में फ्लूइड की कमी होती है ना। देखो बॉडी में फ्लूइड का लेना देना बहुत है एक्चुअल में। मैं डायरिया से रिलेटेड नहीं बता रहा हूँ, अदर चीज़ों से रिलेटेड भी बता रहा हूँ। फ्लूइड का कंपनसेशन, फ्लूइड का रहना बॉडी में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर फ्लूइड का कुछ ऊपर नीचे होता है ना तो बॉडी में सबसे ज़्यादा डिफरेंस बन सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर क्रॉनिकल रीनल फेलियर पेशेंट है, जिसका रीनियल फेलियर है, क्रेट वगैरह सब बढ़ता है, ठीक है, B1 लेवल बढ़ता है, ब्लड में सब कुछ बढ़ता है, बट सबसे ज़्यादा दिक्कतें आती हैं पहले स्टार्टिंग में, वो आती है फ्लूइड से। जब फ्लूइड बढ़ता है बॉडी में, किडनी ने फिल्टर करना बंद कर दिया, फ्लूइड बढ़ गया बॉडी में, फ्लूइड बढ़ेगा तो हाइपरटेंशन होगा, हाइपरटेंशन भी होगा, प्लस वो जो फ्लूइड बढ़ता है तो बॉडी में करता है एडीमा प्रोड्यूस करता है, और वो फ्लूइड धीरे धीरे कहाँ जाता है, लंग्स, और लंग्स में पानी भरना स्टार्ट करता है, और फिर होता है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। तो क्या होता है, जहां पर हम कहीं करेक्ट और अब BUN लेवल की बात करेंगे या नाइट्रोजनस वेस्ट को हम ठीक करने जाएंगे, उससे पहले हमारे लंग्स क्या होंगे, पानी में जा चुके होंगे, तो वो अपना साइन एंड सिम्टम खुद दिखाना शुरू कर देंगे। फिर क्या होगा, डिस्निया वगैरह हो जाएगा, कफिंग हो जाएगी ज़्यादा, उसमें स्पूटम में थोड़ा सा ब्लड आना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें और ज़्यादा खतरनाक होती है, इसलिए वाटर का बैलेंस करना बहुत ही ज़रूरत है। अगर यहाँ वाटर लॉस हुआ तो फिर क्या हो रहा है, मल्टीपल अफेक्टिंग ऑफ सिस्टम। ऐसा नहीं कि एक ही चीज़ इफेक्ट हो रही है, सारी चीज़ें इफेक्ट होंगी धीरे धीरे। चले आगे, नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट क्या है, डायग्नोसिस। कैसे करोगे डायग्नोसिस, कैसे करोगे डायग्नोसिस, हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन, क्या और क्या कर सकते हैं, बीपी, वाइटल, जितने आपके साइन एंड सिम्टम्स हैं उनको मैच करके देखोगे, नहीं देखोगे, वाइटल्स देखोगे, स्किन टिगर देखोगे, पता चलेगा कि नहीं पता चलेगा, धीरे धीरे बिल्कुल पता चलेगा। बिल्कुल, देखो डायरिया कुछ ऐसा है नहीं कि बहुत बड़ी डिजीज है जिसको हमें असेस करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। आप सिंपली आके डॉक्टर को बताओगे कि मुझे डायरिया हो रहा है, तो डॉक्टर के दिमाग में वैसे ही परसीव कर जाएगा। प्लस डॉक्टर आपके फिर वाइटल्स लेगा, आपसे पूछेगा यूरिन कैसा आ रहा है, यूरिन का कलर कैसा है, आपका वाटर इनटेक कैसा है, सब कुछ, तो वो तो ऑटोमेटिकली उसको पता चल जाएगा कि क्या है, आपको डायरिया है कि नहीं है। और डायरिया जैसे ही सुनते हैं डॉक्टर सबसे पहले क्या बोलता है, क्या बोलता है, सबसे पहले क्या देगा वो तुम्हें, क्यों, किसने बोला इसको ये देने के लिए, WHO ने बोला है।
WHO ने बोल दिया सीधा, अगर आपको डायरिया हो रहा है तो आपको फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट, मतलब पहले तो आपको ORS ही देना है ना, ठीक है। अगर आप हॉस्पिटल में हो तब आप कर सकते हो कि ORS प्लस IV थेरेपी, या ऐसा कोई है जो अनकॉन्शियस हो गया है, बहुत ज्यादा कुछ हो गया, तब तो आप सिंपली IV थेरेपी कर सकते हो। बट अगर अब आप होम रेमेडी की बात करोगे या ऐसा पेशेंट जो क्या है, कॉन्शियस है, तो हम क्या बोलेंगे, आप सीधा क्या लो, ORS लो। सबने देखा है ORS, है ना। तो क्या करते हैं हम, घर पे भी यही तो होता है। जैसे ही लूज मोशन हुआ हम क्या करते हैं, खोला, पूरी बॉटल में बना लेते हैं हम पूरा 1-1.5 लीटर, और फिर बीच बीच में इसमें पीते रहते हैं। उससे होता क्या है, हमारा पॉइंट क्या है ORS को देने का, डायरिया को रोकने का, या डायरिया की वजह से जो इलेक्ट्रोलाइट्स कम हो रहे हैं बॉडी में उनको रिपेयर करने का, उनको रिपेयर करने का। क्यों क्यों डायरिया देखो दो टाइप के थे, इन्फेक्शियस, नॉन इन्फेक्शियस। अगर डायरिया आपको इन्फेक्शियस हुआ है तब तो क्या है, हम कोई भी एंटीबायोटिक वगैरह सब साइड में स्टार्ट कर सकते हैं, बट वो लेगा टाइम। कोई भी पर्टिकुलर एंटीबायोटिक खाते हैं 3 दिन 4 दिन 5 दिन, इतना टाइम तो लगेगा। उस टाइम पीरियड पर चलो वो तो हम कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं कि चलो 3 दिन 4 दिन 5 दिन हमने एंटीबायोटिक स्टार्ट कर ली। बट अगर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो गया, जैसे कि ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस हुआ, तो बॉडी में क्या होगा, अरे हमारी बॉडी में सोडियम की जरूरत है कि नहीं है, क्लोराइड की जरूरत है कि नहीं है। अगर आप वो हटाओगे तो क्या होगा, सीधा नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। तो हमारी बॉडी में और कोई क्या हो, कंप्रहेंशन कॉम्प्लिकेशन ना हो, तो हम क्या करते हैं उसके लिए, ORS को क्या कर देते हैं, स्टार्ट कर देते हैं। तो आपसे कोई भी पूछे कि फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट क्या है डायरिया का, जो WHO ने बताया, तो सीधा ORS, ठीक है। लिखो इसमें एक बार, पहले आप ये भी देख लो, इसमें एक और, इससे पहले ये लिखो, टाइप पहले हमने टाइप लिख लिए जिसमें क्या आता है हमारे, किस वजह से, एक्यूट है, क्रॉनिक क्या है। अब हम लिखेंगे जिसमें बॉडी फ्लूइड का कितना लॉस होता है उसके हिसाब से। पहले लिखें, बॉडी फ्लूइड का लॉस समझ रहे हो ना, कैसे, आपके पास पेशेंट आया, आपने पेशेंट को देखा, आपने पेशेंट को असेस करा, और आप पेशेंट को बोल रहे हो क्या इसका 5% ना बॉडी फ्लूइड लॉस हो गया, 5% बॉडी फ्लूइड लॉस हो गया, या 10% हो गया। 10% में तो सीधा ही सीवियर हो जाता है, सीधा ही सीवियर हो जाता है। बट जैसे 5% हो गया तो 4% हो गया, तो आपको सीवियरिटी पता चलती है पेशेंट की। जैसे आपने एक हिसाब लगा दिया और उसके बाद जो डेटा निकल के आता है वो ये बोलता है कि जो पेशेंट था, फॉर एग्जांपल जैसे समझ लो पेशेंट एक राम है, ठीक है, उसको 3 दिन से क्या हो रहा है, डायरिया हो रहा है, समझे, 3 दिन से उसको डायरिया हो रहा है, और आपके पास क्या हुआ, ये अब ये क्या है, डॉक्टर को दिखा के आ चुका है, डॉक्टर ने उसको सिंपली वार्ड में भेजा है, डॉक्टर उसको एडमिट करना चाहता है, ठीक है। डॉक्टर ने इसको OPD में देखा था, तो उसकी प्रिस्क्रिप्शन पे सिर्फ ये लिखा है कि राम है, उसकी कंप्लेंट थी 3 दिन से डायरिया की, और उसके बाद लिखा है इसका 10% क्या हो गया है, क्या हो गया, बॉडी फ्लूइड क्या हो गया, लॉस हो गया। तो अब आपके दिमाग में क्या आएगा, नर्स की क्या इंटरप्रिटेशन होगी, इंटरप्रिटेशन बता रहा हूं मैं, मैनेजमेंट नहीं। इंटरप्रिटेशन मतलब नर्स इन 2-3 चीजों से क्या समझेगी कि इसको कैसे टाइप का डायरिया है, सीवियर डायरिया है। मैंने तो आपको एक सिंपली क्वेश्चन दिया है कि क्या हुआ, एक राम पेशेंट है, वो OPD में था, OPD से फिर वो IPD में आया, डॉक्टर को दिखा के, आप डॉक्टर से नहीं मिले हो, आपने तो सिर्फ देखा एक पेशेंट राम है जिसकी क्या थी कंप्लेंट 3 दिन से डायरिया की, और वो यहां आता है और उस पर क्या लिखा हुआ है, ये 10% ऑफ बॉडी फ्लूइड इसका लॉस हो गया। तो आप क्या समझते हो सीधा कि इसको क्या है, सीवियर डायरिया है। और तो कुछ यहाँ नहीं लिखा, ना तो उसका BP लिखा था, ना उसका टेम्परेचर लिखा है, और क्या होगा, BP क्या होगा हमेशा उसका, टेम्परेचर कैसा रहेगा, बढ़ा या कम, कैसा होता है, कम या ज्यादा, कौन कौन कम के साथ, कौन कौन ज्यादा के साथ,
तुम ना हाथ उठाना पहले शुरू कर दो, गलत बोलो कोई दिक्कत नहीं है, मुझे सबसे मस्त लगता है गलत बोल दो, गलत बोल दोगे अगली बार गलत ज्यादा नहीं। कैसे होगा? देखो क्या होता है इसमें, देखो क्या होता है इसमें, ठीक है, आपकी बॉडी में से फ्लूइड हो गया लॉस, ठीक है, स्किन हो गई आपकी ड्राई, तो पहले 1 या 2 दिन तो बॉडी कैसी रहती है, थोड़ी कोल्ड, पहले 1-2 दिन क्या रहती है बॉडी, थोड़ी कोल्ड, फिर बॉडी थोड़ी थोड़ी सी धीरे धीरे होने लग जाती है वार्म। अब डिपेंड करता है कि आपको डायरिया का रीजन क्या है, डायरिया का रीजन क्या है। फॉर एग्जाम्पल कोई पेशेंट है जिसको टाइफाइड है, उसको भी डायरिया हो रहा है, तो उसको तो फीवर आएगा ही आएगा। तो टेम्परेचर क्या है, ये डिपेंडेंसी डिपेंड करती है आपको क्या कॉज है, किस कॉज की वजह से। इन्फ्लेमेटरी बाउल सिंड्रोम वाला जो पेशेंट है वो तो कितना टाइम पीरियड से डायरिया को फेस कर रहा होगा, तो उसकी बॉडी ने अपने आप को कंपनसेट कर लिया होगा, उसका टेम्परेचर में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। बट अगर मैं बोलूं सिर्फ डायरिया हमें हुआ है कुछ गंदा खाने की वजह से, हमने कुछ भी खा लिया, इसमें कोई डेटा फिक्स नहीं, मैंने बताया तो इसमें डिपेंड करता है क्या रीजन है। फॉर एग्जाम्पल किसी को टाइफाइड हुआ था तो उसको तो डायरिया में पहले दिन में ही फीवर रहेगा, पहले दिन से ही फीवर रहेगा। ये डिपेंड करता है पर्टिकुलर कॉज क्या है। मैंने कुछ गंदा वंदा खाया, फिर मेरा पेट खराब हो गया, उस टाइम पीरियड में मेरी बॉडी ठंडी है, तो 1-2 दिन मैं क्या करूंगा, टेम्परेचर मेरा थोड़ा कोल्ड होगा, बॉडी मेरी थोड़ी कोल्ड होगी। बट वहीं मेरा रीजन क्या था, बैक्टीरियल, वायरल, फंगल, पैरासाइट, तो फिर क्या होगा, वार्म रहेगा। वार्म ऑब्वियस सी बात है, अंदर इन्फेक्शन हुआ है तो वो तो आपको खुद पता है इन्फेक्शन होने के बाद क्या क्या चीजें आ जाती हैं, तो ये होता है। तो उसमें टेम्परेचर ये नहीं बोल सकते, हम टेम्परेचर बिल्कुल फिक्स देख के बोल सकते हैं कि इसको डायरिया इसकी वजह से है, ठीक है। फर्दर कॉजेज में हम देख सकते हैं कि डायरिया किसकी वजह से है, ठीक है। देखो मेन रोल क्यों नहीं होता, वाइटल के तो मेन रोल है ही, वाइटल के तो हर जगह मेन रोल है। आपके पास पेशेंट आ गया, बीपी एकदम से डिप हो गया, फिर टेम्परेचर एकदम से बहुत ज्यादा हो गया, फिर देखो हम तो सिर्फ डायरिया पढ़ रहे हैं, हम उसकी कोरिलेट डिजीज की तरफ देख ही नहीं रहे। जैसे मैंने अभी टाइफाइड का बताया, टाइफाइड में फिर कैसे फीवर आता है, खतरनाक फीवर आता है ना एक बार में, मोस्टली क्या होता है शाम को फीवर आता है टाइफाइड वालों को ना, और आता तो एकदम से ऐसा आता है कि पूरी बॉडी ड्रेन हो जाती है, पूरी बॉडी गर्म, सर भी गर्म रहता है, सब कुछ गर्म रहता है, तो वहां भी तो डायरिया होता है। अगर पेशेंट आएगा तो वहां भी तो ये होगा कि टेम्परेचर हाई था, 104 भी चला जाता है ना। तो उसमें टेम्परेचर में ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि ये वाला डायरिया होगा तो ये होगा, बट मोस्टली अगर पर्टिकुलर कॉज को कुछ नहीं है, आपने कुछ गंदा वंदा खाया उसकी वजह से हुआ है, तो स्टार्टिंग में 1-2 दिन कोल्ड रहता है, उसके बाद बॉडी थोड़ी सी वार्म होना स्टार्ट हो जाती है, जब आप थोड़ा सा रिप्लेसमेंट मेथड लेना स्टार्ट कर देते हैं। नहीं तो क्या रहेगी बॉडी, अगर बैक्टीरियल वायरल है, अंदर इन्फेक्शन है, तो बॉडी हमेशा वार्म रहेगी। तो इसमें लिखो टाइप। बोर हो तुम, नींद नींद आ रही है, हाँ लग रहा है मेरे को लोगों को देख के, हाँ डिहाइड्रेशन हो गया, डिहाइड्रेशन हो गया, कल से ओआरएस लेके आना तुम सब, है ना। मुन्ने को ओआरएस दो, आती थी ना ऐड पहले, नहीं देखी, मुन्ने को ओआरएस दो, आती थी ना। तुम्हारे को भी यही करना पड़ेगा, ओआरएस की बोतल लानी पड़ेगी मेरे को लग रहा है। लिखो इसमें टाइप में एज अकॉर्डिंग टू बॉडी फ्लूइड, इसका पहला हम लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, अकॉर्डिंग टू बॉडी फ्लूइड। लिखो इसमें माइल्ड, माइल्ड डिहाइड्रेशन करके लिखो इसमें, माइल्ड डिहाइड्रेशन। इसमें क्या होगा, कितना कितना
फिर हमने थर्ड देखो, इसका थर्ड में क्या लिखा था हमने, जिसमें क्या हमने लिखा था 10 एंड मोर देन 10%, 10 या 10 से ज्यादा ऑफ तो फिर मॉडरेट में क्या होगा, कितना होगा मॉडरेट में, यहां 5 है यहां 10 है, बचा क्या, यही तो बचा। यही पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था हमने, लिखो फिर। देखो ये कभी तुम्हें ये नहीं पूछेगा कि माइल्ड में क्या है, बस ये पैरामीटर आपको पता होना चाहिए कि 6 से 9 है तो सीधा आपके दिमाग कहाँ जाना चाहिए कि इसको क्या है, मॉडरेट डिहाइड्रेशन। अगर यहाँ पर कोई पेशेंट आपके पास आया जिसका 10, 12, 15% था तो सीधा क्या जाना चाहिए दिमाग में, सीवियर डिहाइड्रेशन। देखिए, लिखो फिर आगे चलो। पहला था एज अकॉर्डिंग टू बॉडी फ्लूइड, सेकेंड डालो अकॉर्डिंग टू ऑस्मोलैरिटी, अकॉर्डिंग टू ऑस्मोलैरिटी, ठीक है। ऑस्मोलैरिटी क्या होता है पता है, ऑस्मोलैरिटी क्या होता है, ब्लड की ऑस्मोलैरिटी क्या होती है, कितना, कितने से कितने तक होती है, मतलब तुम्हारे लिए एक नया टॉपिक, या पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, पढ़े है ना तो बताओ ना फिर क्या होता है, कितना होता है ब्लड का, कितना होता है 245, तो ओआरएस का है, ओआरएस की ऑस्मोलैरिटी है 245, कितनी होती है, अगर मोटा माटी देखूं तो मैं 290 से लेके 300 के बीच में ऑस्मोल पर लीटर के आसपास होती है, और ओआरएस में कितनी है हमारी, ताकि ऑलमोस्ट इसको मेंटेन कर सके, ठीक है। ऑस्मोलैरिटी का मतलब सारा कुछ उसमें जितना हमारे इलेक्ट्रोलाइट कंपोनेंट्स हैं। तो हम क्या देखेंगे, ऑस्मोलैरिटी मतलब ऐसा कौन से टाइप को लूज मोशन हो रहे हैं जिसमें वाटर लॉस हो रहा है या इलेक्ट्रोलाइट लॉस हो रहा है, मतलब कि अगर मैं बोल रहा हूं पहले आइसोटोनिक डायरिया, ठीक है। अब इसमें आइसोटोनिक डायरिया का मतलब क्या है कि जितना अमाउंट ऑफ वाटर लॉस हो रहा है डायरिया में उतना ही अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट हो रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है, वाटर लॉस इक्वल और उतने ही क्या, इलेक्ट्रोलाइट्स लॉस इक्वल, जितना हमारा वाटर लॉस हो रहा है उतना ही हमारा इलेक्ट्रोलाइट लॉस हो रहा है। तो इसके ट्रीटमेंट में हम देंगे आइसोटोनिक फ्लूइड, क्लियर है। आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन में ये डायरिया में क्या है, जितना वाटर लॉस हो रहा है उतना ही इलेक्ट्रोलाइट लॉस हो रहा है, लिख लो इसको। फिर दोनों लिखवाऊंगा, हाइपोटोनिक और हाइपोटोनिक, लिखो इसको पहले।
इसके बाद लिखेंगे हम हाइपोटोनिक। क्या हुआ? फिर तुम फिर छुपा रहे हो मेरे से बातें हैं, बताते नहीं हो तुम, छुपाते ही जाते हो मेरे से ना, है? क्या करते क्या हो ये तो बताओ, क्यों छुपाते हो इतना? पानी वाली बात नहीं है, यहाँ तो पानी की बातें चल रही है सारी। लिखे आगे हाइपोट, हाँ चलो इसके साथ में देख लो। देखो हाइपोटोनिक डायरिया में क्या हो रहा है, जो वाटर का लॉस है वो कम है एज कंपेयर टू जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, उसका लॉस क्या है, ज्यादा। यहां तो बराबर थे ना, यहां पर क्या हो रहा है, एग्जाम्पल में लिख लो, अगर यहां पर एक कंपोनेंट निकल रहा था तो यहां भी एक ही कंपोनेंट निकल रहा है, ठीक है। यहां पर क्या हो रहा है कि अगर ये 4 निकल रहे थे तो ये यहां पर कितने निकल रहे हैं, ठीक है। इसके ट्रीटमेंट में क्या दे सकते हैं फिर, बताओ। अगर हाइपोटोनिक है और ये सब हो रहा है तो सॉल्यूशन में क्या देंगे बताओ, हाइपो या हाइपर? हाइपर क्यों, हाइपर क्यों, हाइपरटोनिक में क्या होता था हमारे पास, ये पता नहीं ये क्या है, ट्रीटमेंट है ना। इसमें क्या देंगे हम, रीजन क्लियर है क्यों? हाइपरटोनिक में क्या होता है, पानी कम, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, पानी कम इलेक्ट्रोलाइट ज्यादा। हमारी कंडीशन भी क्या हो रही है, पानी तो कम ही है, इलेक्ट्रोलाइट ज्यादा ज्यादा निकल रहे थे, तो हम क्या करेंगे, ये देंगे ताकि इलेक्ट्रोलाइट मेंटेन हो जाए और वाटर लॉस भी थोड़ा बहुत मेंटेन हो जाए। तो यहां क्या देंगे हम इस पे, हाइपर टॉनिक सॉल्यूशन। अब इसी से ही आपको हाइपरटोनिक डायरिया भी क्लियर हो गया होगा। इसका जस्ट उल्टा, इसका जस्ट उल्टा क्यों, यहां पे वाटर लॉस कम था, वहां पर वाटर लॉस ज्यादा। यहां पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोलाइट ज्यादा था, वहां पे इलेक्ट्रोलाइट लॉस कम। ट्रीटमेंट में यहां पर देते हाइपरटोनिक, वहां देंगे हाइपोटोनिक। लिख लो फिर इसके साथ में लिख लेता हूं, ये तो नहीं, यहां लिख लो छोटा सा ही। वाटर लॉस कैसा होगा, ज्यादा होगा, ज्यादा होगा ना इसमें। और इलेक्ट्रोलाइट क्या देंगे, क्लियर है, क्लियर है कंफ्यूजन है, क्लियर है कंफ्यूजन है। हाँ सर कर दिया है, कैसी बातें कर रहे हो, तुम्हें लगे होंगे 10 दिन, हम तो यूं कर देते हैं 2 मिनट में, है। हम तो सर ये यूं करते हैं, यूं है। बुक्स पे क्या करते हो, जय माता सरस्वती सब अंदर, ऐसे तो नहीं करते कि तुमने सरस्वती माता को ही डरा रखा हो, ऊपर से देख के बोलते भाई ये कौन सा बच्चा है। चलो लिखो लिखो, लिखे नेक्स्ट, हो गया, ये भी लिख लिया, हो गया नहीं ये। अब लिखो थोड़ा सा डायग्नोसिस में, डायग्नोसिस में पहले
फिजिकल एग्जामिनेशन, ब्लड टेस्ट जो हम नॉर्मल करते हैं, और हमारा एक बार यूरिन टेस्ट, ये जरूरी है। और क्या करते हैं हम, पिंच टेस्ट, उसमें क्या होता है, क्या करते हैं स्किन के साथ, क्या करते हैं, पिंच का मतलब क्या होता है, क्या करते हैं हम पिंच, ये मैं क्या कर रहा हूं, अपनी बॉडी को पिंच कर रहा हूं, दबा रहा हूं, स्किन क्या करती है वापस, डिहाइड्रेशन वाली, देखो फॉर एग्जांपल जैसे मैंने इसको खींचा, कितनी जल्दी वापस चली गई, आपको पता भी नहीं चला होगा, दिखा भी नहीं होगा, क्यों जा रही है वापस, इलास्टिसिटी की वजह से। रबड़ होती है हमारे पास, उसको खींचते हैं 2 मिनट वापस आ जाता है, क्यों, इलास्टिसिटी की वजह से। अगर यहां से वाटर लॉस हो जाएगा तो स्किन क्या होगी ना, जैसे मैं खींच रहा हूं ना तो स्किन ऊपर जा रही है और सडन नीचे आ रही है, अगर ये पानी चले जाएगा तो स्किन कैसे आएगी, धीरे धीरे आएगी, जिससे क्या पता चल जाएगा आपको, डिहाइड्रेशन है। और सबसे ज्यादा कहां सेंस करते हैं हम इसको, एब्डोमिनल में, सबसे ज्यादा हम कहां यूज करते हैं इसको, एब्डोमिनल एरिया में। क्या चेक करते हैं हम इसकी, क्या करते हैं, चेक क्या कर रहे हैं हम स्किन की इलास्टिसिटी, ठीक है। और किस चीज के लिए चेक कर रहे हैं, जिससे हमें क्या पता चलेगा, डिहाइड्रेशन ऑफ टिश्यूज, ठीक है। और जो कॉलेरा होता है ना, देखो उसमें एक चीज और करते हैं, स्टूल एग्जामिनेशन, और एक कॉलेरा के लिए भी टेस्ट था, क्या है वो, क्या है, हैंगिंग टेस्ट, किसके लिए होता है, क्या होता है उसमें ऐसा, कॉलेरा के लिए क्यों कर रही है, इससे होता क्या होता है, स्टूल सैंपल को लेते हैं, सिंपली स्लाइड पर डालते हैं, ठीक है, फिर इसको एग्जामिन करते हैं, ये सेल्स होती हैं, तो उसमें क्या होता है, जो बैक्टीरिया है, भाई हमने तो टिश्यू सैंपल लिया, ये सॉरी स्टूल सैंपल लिया, उसको स्लाइड पर डाला जैसे नॉर्मली डालते हैं, उसको चेक किया, तो आपको ये बैक्टीरिया क्या है अलग से दिख जाएंगी, जिसको हम बोलते हैं हैंगिंग ड्रॉप टेस्ट, जो दिखता है कॉलेरा में। समझ आ रहा है, आ रहा है मैम, कहां तक, हाँ हाँ, देखो बिल्कुल क्यों नहीं होते हैं, देखो आ जाओ, ये फिर तुमने इन्फेक्शन कंट्रोल शुरू करवा दिया, पर कोई नहीं आओ, देखो ओटी आईसीयू है ना, लेबर रूम, सीएसएसडी, लैब्स, लैब में भी पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, ये सब क्या हाई रिस्क एरियाज है, हाई रिस्क एरियाज मतलब चांसेस ऑफ इन्फेक्शन हाई एज कंपेयर टू वार्ड, हाँ मैम क्यों नहीं है, क्यों नहीं है चांसेस, बिल्कुल है। तो फिर हम क्या करते हैं, क्या करते हैं, ये तो आपने सही बोला ना, चांस है। इवन आप ये भी तो देखो, वो पेशेंट मेरे पास आ रहा है, पेशेंट से मुझे भी तो चांसेस हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं, प्रिकॉशन, और प्रिकॉशंस में कैसे लेते हैं, सबसे तगड़ा प्रिकॉशन पीपी किट, फिजिकल कॉन्टेक्ट से, हैंड वॉशिंग है कि नहीं है, प्लस जो एरिया है जहां पर आप ये सारा टेस्ट कर रहे हो, उसकी डीप क्लीनिंग, डीप क्लीनिंग किन चीजों से, हाइपो से, हाइपो से उसकी डीप क्लीनिंग करेंगे हम,
समझ रहे हो? और एरिया में क्या है, अब तो फ्यूमिगेशन बंद हो गया, आपको पता होगा फ्यूमिगेशन क्या होता था, क्या करते थे हम, धुआं धुआं है, 3 बंदे बैठाते थे उनको मालबोरो लाइट देके, फिर फ्यूमिगेशन क्या होता था, हमारे पास क्या होती थी, एक फॉगर मशीन होती थी, उसमें छोटा सा एक प्लास्टिक का अटैचमेंट होती थी, उसमें हम उस एक लिक्विड को डालते थे, पहले तो फॉर्मलिन वगैरह चलते थे, अब वो बंद होके E125 D125 ये चलने लग गए, वो डालते थे, वो मशीन क्या करती थी, उस पानी को कन्वर्ट करती थी धुएं में, और इस पूरे रूम में धुआं 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 कर दो, उससे क्या होगा, जितने भी एरिया में क्या है, बैक्टीरियास है, वायरस है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो सब, और कैसे करके करके 20 मिनट आपने चला दिया और 1.5 घंटा आपने उसको छोड़ दिया, ठीक है। पर अब दिक्कत कब आती थी, जब आपने उसको चलाया और छोड़ दिया, अब जो नेक्स्ट स्टाफ आएगा उसके लिए भी हार्मफुल है। फ्यूमिगेशन करने के बाद जाओ, आंखों में इरिटेशन होती है, स्किन में इरिटेशन होती है, सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है, तो उसको फिर इवेपोरेट करना होता था, तो इवेपोरेशन के टाइम पे भी दोबारा उसके कंटेमिनेशन हाथों हाथ होने के चांसेस ज्यादा थे। तो बाद में रिसर्च में देखा कि फ्यूमिगेशन इतना इफेक्टिव मेथड नहीं है। अब चलने लगी डीप क्लीनिंग। डीप क्लीनिंग में क्या करते हैं, ये रूम है, रूम पूरा पैक्ड होता है, उसमें हम क्या करते हैं, सारे जितने हमारे पास ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनकी हाइपो से क्लीनिंग, डेली क्लीनिंग चलती है, ऐसा नहीं कि हफ्ते में एक ही बार चलेंगे, सारी डेली क्लीनिंग चलती है। प्लस चलो आपने ये क्या हुआ, सरफेस के तो बैक्टीरिया हटा दिया, अब ये जो एनवायरमेंटल में बैक्टीरिया यहीं कैसे जाएंगे, तो हम क्या करते हैं, क्या होता है हमारे पास, ये मेरा एक रूम है, अब ऑब्वियस सी बात है अगर ये रूम है, यहाँ पर ओटी हो रही है तो यहाँ हवा अंदर आनी भी चाहिए, बाहर जानी भी चाहिए, पर ओटीज वगैरह में विंडोज तो होती नहीं ना कि पेशेंट को ऑपरेशन करते करते खोल दो दरवाजा, हवाएं आ रही है, पेशेंट भी ले रहा, हाँ अब ठीक लग रहा है डॉक्टर साहब, एसीज लगे होते हैं, तो एसी तो खुद में हाई रिस्क सोर्स है बैक्टीरिया का, तो क्या करते हैं ये फिर, देखा ही नहीं, किसने दिखाया था, दूर से दिखा पूरा पूरा ओटी दिखा खिड़की से बाहर दिखाते को देखा है क्या, है ना, बस 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 अच्छा मत देख, उसकी तरफ मत देख, बुला लेगा, कैसे देखा ओटी, किस किसने देखा ओटी, अंदर जाके देखा ही नहीं देखा, चलो कोशिश करेंगे, मैं बताता नहीं ओटी आईसीयू वगैरह की जो तुम्हें को कहानी है, तो एक बार ढंग से समझा। देखो क्या होता है, अगर ये ओटी एरिया है फॉर एग्जाम्पल ना, तो यहाँ ऑब्वियसली बात है एयर आएगी भी जाएगी भी, तो हम क्या करते हैं, एक सेंट्रलाइज एसी लगा दिया हमने, स्टरलाइजेशन प्रोसेस होता है, इसकी कवरिंग होती है जिसमें पहले क्लीन हो गया, ऐसे एरिया होता है डर्टी, क्लीन और स्टेराइल, ठीक है। ये फ्लो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा बाद में, पर अभी बहुत लंबा हो जाएगा इसके साथ में, सिर्फ आपको बेसिक बता देता हूँ कि ओटी को क्लीन रखने के मेथड क्या होते हैं। ओटी है, आपने डीप क्लीनिंग करी भाई, ऑफिस के अंदर डीप क्लीनिंग करी, जिसमें फ्लोर्स होंगे, आपके आइटम्स होंगे, ट्रेज होंगे, और जो ओटी के अंदर मटेरियल यूज होते हैं वो तो जाएंगे स्टरलाइजेशन प्रोसेस के लिए, चाहे वो ईटीओ हो, ऑटोक्लेव हो, चाहे वो फॉर्मलिन चैम्बर में जा रहे हो। अब मेन मुद्दा आता है एयर का, क्या आपने सेंट्रलाइज एसी तो लगा दिया, अब एयर आएगी भी जाएगी भी, तो एयर आने जाने में तो कंटेमिनेशन हाई होगा नहीं, तो हमने क्या यूज कर लिया, एयर की मूवमेंट मेंटेन करने के लिए क्या सिस्टम होता है, AHU, एयर हैंडलिंग यूनिट, सेंट्रलाइज एसी लगाया, वहां पर ऐसे एसी थोड़ी होते हैं कि यहां पर ऐसे हमने एक वॉल वाला एसी लगा दिया, नहीं, डक्ट बने होते हैं, बहुत बड़ा एसी होगा जो छत पे होगा, उसके डक्ट यहां आ रही होगी, है ना, तो उस डक्ट से पहले क्या होते हैं AHU, जिनका काम होता है मेरे पास एयर लाएंगे और मैं अलग अलग दिशाओं में उनको भेजूंगा, इनके पास खुद 3 फिल्टर होते हैं, प्री, प्राइमरी और सेकेंडरी। ये कैसे काम करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपको चाय छाननी है, तो आप थोड़ी सी पहले मोटी छन्नी लोगे जिसमें पत्ती छन जाए, ठीक है, फिर और नीचे मोटी एक छन्नी आएगी जिसमें समझ लो कि आपने ऐसी चाय बनाई थी जिसमें आपने क्या डाला है,
अजवाइन वगैरह कुछ डाला जो और फाइन है, वो और नीचे वाली छन्नी और फाइन होगी, जो नीचे वाली छन्नी होगी वो तो बिल्कुल ही फाइन होगी, वो बिल्कुल ही फाइन होगी। AHU के 3 फिल्टर हो गए। उसके बाद OT में वेंट लगे होते हैं, ऊपर की साइड वो वेंट होते हैं, वो ऊपर की साइड वेंट होंगे। जैसे कि हमारी ये दीवार है तो यहां पर वो वेंट लगे हुए हैं। उससे पहले भी एक फिल्टर लगाते हैं जिसको हम बोलते हैं हैपा फिल्टर। सुना नहीं सुना? सुना है ना? यही तो है वो हैपा फिल्टर। और ये और बिल्कुल पतला होता है, ये और माइक्रोन्स को नहीं जाने जाता, बल्कि इसकी कैपेसिटी तो 0.3 की होती है, 0.3 की कैपेसिटी होती है। हम जो ऑक्सीजन लेते हैं, हमारी भी क्या है, हमारे भी अंदर फिल्टर है ना, तो हमारी कैपेसिटी होती है कि हम 5 माइक्रोन से ऊपर की कोई भी बैक्टीरिया नहीं ले सकते। ह्यूमन बॉडी की बात कर रहा हूं, तो ये सोचो कितना फाइन है, 0.3, 0.1 भी आता है इसमें। तो हैपा फिल्टर ने क्या करा, AC चलाया, AHU ने 3 फिल्टरों से हवा को साफ किया, फाइनल किसने करा, हैपा फिल्टर ने साफ किया, और OT में हवा को फेंक दिया। बट हवा वापस भी लेनी है, हवा वापस भी तो लेनी है, फेंकना ही फेंकना थोड़ी है। तो फिर क्या करते हैं, इसी OT के, ये OT प्रेमिस है हमारा, इसी OT के नीचे लो लेवल पे अगेन 4 फिल्टर या 2 फिल्टर लगा सकते हैं जो हवा को खींचते हैं। आप नॉर्मली पेपर लेके जाओगे और उन डक्ट पे करोगे ना, तो वो पेपर को खींचने लगेगी, जिससे पता चलता है कि वो वर्क फॉर्मेशन कर रहे हैं। ऐसे हमारी OT में एयर का जो आना जाना है ना, वो स्टेराइल रहता है। यहां देखो ना कितने माइक्रोऑर्गेनिज्म पहले ही कवर कर दिए, और ऐसी ही इनकी फिर क्लीनिंग की जाती है। भाई फिल्टर है तो क्लीनिंग भी करी जाएगी इनकी ना, इसकी क्लीनिंग, इसकी क्लीनिंग। मेरे पास फोटोज पड़ी हैं बहुत सारी हैपा फिल्टर इन सब की, कभी हो सकेगा क्योंकि मैं बहुत ऑडिट पे जाता हूँ तो मैं दिखाऊंगा आपको। हम ऑडिटिंग पे जाते थे तो देखते थे कि आपने AHU का फिल्टर फटा हुआ है आपका, या आपका हैपा फिल्टर मेंटेन नहीं है, तो ये सारी चीज़ें उसमें मेंटेन रहती है। इसीलिए तो इन सबको हाई रिस्क एरिया बोलते हैं। ऐसे थोड़ी OT मेंटेन रह रही है, तुम्हें क्या लगता है बस ऐसे तो खाट लगा के बाहर ऑपरेशन कर लो, 4 बंदे लगाओ ऐसे करके, आ जाओ आ जाओ, क्या जा रहा है ना? अरे बाबा जी इतना सही टांका लगना है बस, फिर क्या होगा? ऐसे तो आप कहीं भी OT कर लो ना, क्या जा रहा है? OT इतनी अंदर और ऐसे क्यों बना रखी है कि आपका प्रेमिस में एंट्री नहीं होगी, एग्जिट नहीं होगी? ऐसा तो कर लो, जैसी मर्जी कर लो सर्जरी। और हमें ना अपना स्टैंडर्ड देखो, हम है मेडिकल, ऐसा होना चाहिए कि लोग हमसे आगे पूछे, हम लोगों से आगे नहीं पूछे कि OT में क्या हो रहा है, ICU कैसे मेंटेन रहता है। स्टैंडर्ड होना चाहिए, फुल हवाबाजी, समझ रहे हो? मैं जाता हूं ना तो मैं डॉक्टर को भी कर देते हैं हम, हाँ तो करो हवाबाजी। बताया ना घमंड किन चीजों का होना चाहिए, कल बता रहा था ना मैं, किन चीजों का घमंड होना चाहिए। ये नहीं कि मैंने अबे मौज भी पढ़ दी, ये कर दी, वो कर दी। घमंड क्या होता है? घमंड सिचुएशन पे डिपेंड करता है। आप ऑन ग्राउंड हो, आप देखो, अपने आप को प्रिपेयर करो, आपसे कोई डॉक्टर बोल रहा है, ऐसा नहीं है कि आप उसको आंसर करोगे, आप आंसर करो। अगर आपको लगता है कि ये सफिशिएंट आंसर नहीं था तो अच्छी चीज है ना। अगर आपको कोई चीज नहीं आती तो अच्छी चीज है, कम से कम अगली बार कोई ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपसे। आज आपने पूछ लिया, नहीं पता था, अगली बार कोई आपसे पूछ के बताया, सब बता दोगे आप। AHU में 3 फिल्टर होते हैं, हैपा में ऐसे होते हैं, वैसे होते हैं, ऐसे खींचता है, वैसे डिलीवर करता है, बताओगे कि नहीं बताओगे? बिल्कुल बताओगे। तो ना आना तो और अच्छी चीज होती है, पर ना आना ये पता चल जाए ना कि नहीं है, फिर उसको पता भी करना है, अगर ये नहीं है तो सही क्या है, समझ रहे हो? जैसे हम हॉस्पिटल में ऑडिट करने जाते थे तो ऐसी थोड़ी मुंह उठा के चले जाएंगे, जब तक हमें चीजें नहीं पता होगी। जब मैं किसी हॉस्पिटल में ऑडिट करने जाता हूं तो मुझे 7 दिन चाहिए होते हैं। उन 7 दिन में मैं पूरा हॉस्पिटल घूमता हूँ, पूरा देखता हूँ, सब कुछ देखता हूँ। इवन उनको बता के भी जाता हूँ कि आपकी ये कमी है, वो है, ये है। इवन लैब्स हो, चाहे OT हो, चाहे ICU हो, चाहे आपका वार्ड हो, चाहे आपके अकाउंट्स हो, चाहे आपके HR हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन हो, तो ये चीज़ें आप कर कैसे रहो? पहले आपको तो पता होना चाहिए कि हो क्या रहा है। वहाँ जाके क्या बोलोगे? हाँ हाँ सही है, बैक्टीरिया तो कोई नहीं दिख रहा OT में, ऐसे बोलोगे? और इसके एडिशन में क्या करते हैं, अब आजकल एडवांस टेक्नोलॉजी एक और आ गई है। क्या करते हैं बैक्टीरिया को किल करने के लिए? आपको बता चुका हूँ मैं। रूम में बैक्टीरिया को किल करने के लिए हम क्या लगाते हैं?
तुम पढ़ना वढ़ना सब छोड़ रखा है तुमने, क्या कर रहे थे? यूवी लाइट्स लगा रहे थे नहीं लगा रहे थे? कुछ दिन पहले तो तुम बहुत पूछ रहे थे। क्या बताया था मैंने? यूवी लाइट कैसी होती है? हमारी नॉर्मल जैसी लाइट वाली यूवी लाइट होती है, जैसे हमारी नॉर्मल लाइट है ना वैसी लाइट होती है ये। ओटी ओटी करा, चले जाओ आप। यूवी लाइट को जला दिया, कितनी हो सकती है डिपेंड करता है एरिया टू एरिया, 2 से 3 भी लगा सकते हो आप, लगा के छोड़ दो उसको। ओटी आपने कर ली, 2 घंटे चला दो यूवी लाइट को, सारे बैक्टीरिया खत्म हो जाएंगे। तो ये मेथड भी है जो कि आजकल लोग एक्स्ट्रा प्रिकॉशन में लेके चल रहे हैं। सबसे सक्सेसफुल मेथड तो वही है, हैपा फिल्टर। अगर आपने उसको बिल्कुल ही फिल्टर कर दिया तो बस प्रॉब्लम ही वहीं खत्म हो गई। एयर की तो प्रॉब्लम खत्म हो गई, सरफेस की प्रॉब्लम आपको देखना पड़ेगा नहीं। देखो जब हम ओटी आईसीयू में होते हैं ना तो वहां पर क्या होता है, हमें हर तरीके से श्योर रहना पड़ता है कि कहीं से भी बैक्टीरिया की एंट्री ना हो। कहीं से मतलब कि थ्रू एयर हो गया, थ्रू सरफेस हो गया और थ्रू इन एंड आउट। इन एंड आउट मतलब ओटी में कोई जाएगा भी कोई आएगा भी, तो वो चीजें भी मेंटेन करनी होती ना। ओटी में आपको डायरेक्ट चले जाओगे इन कपड़ों में, डायरेक्ट नहीं जाने देंगे ना। प्री एरिया ये सब एरिया क्यों बनाए हैं आपको कि अगर आपके कंटेमिनेटेड कुछ भी है आप वहीं रुको, स्टेराइल आइटम पहनो, फिर ओटी में आओ, ताकि क्या हो अंदर आप कभी कोई कंटेमिनेशन ना कर सको चीज़ों को। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। ये कभी अगर मौका मिला तो ओटी आईसीयू एनेस्थीसिया एक बार आपको अच्छे से पढ़ाऊंगा, जिसमें सारे इक्विपमेंट होंगे, सब कुछ होगा, किसका कैसा रोल होता है, ओटी में कौन कैसा चलता है, अगर ओटी में कभी बैक्टीरिया मिल जाता है, सैंपल जाते हैं, सैंपल कैसे सिलेक्शन लेते हैं, उसको कैसे ट्रैक करते हैं। फिर आता है इसी में आता है एक आरसीए कापा, क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन आ चुका है नॉर्थ साइड में, पूछा था आरसीए के ऊपर, पूछा था आरसीए क्या है। खुद पढ़ के आओगे या मैं पढ़ाऊँ? अभी पढ़ के आना, पढ़ के आना, नहीं तो मेरा डायरिया ठीक नहीं हो पाएगा। अभी कल नहीं होगा बेटा, कितने दिन ठीक कराओगे? थोड़े दिन बाद जाना है मेरे को, हैं? फिर जाते आते क्या बोलोगे, पीडियाट्रिक नहीं पढ़ाई सर ने? हाँ बट सर हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन पूरा हो गया मेरे को लग रहा है। पढ़ के आना। इसका सबसे मोस्ट कॉमन यूज मेथड पढ़ना। ठीक है, और हमने लास्ट क्या लिखा था, हैंगिंग ड्रॉप कॉलेरा में। ठीक है, पता ना हैंगिंग ड्रॉप में नाम क्यों है ना? बैक्टीरिया आपको साइड में दिख जाएंगे और बैक्टीरिया साइड में दिखेंगे और मूवमेंट करते हैं, मोबिलिटी दिखेगी इसकी। भाई ये तो जिंदा ही है ना, स्टूल में आया नहीं है अंदर, तो उसकी मोबिलिटी दिखेगी। तो ये सब इसमें हम चेक करते हैं। चले नेक्स्ट, ट्रीटमेंट देखें। क्या देंगे ट्रीटमेंट में? ओआरएस देंगे। ये क्या है? लग तो रहा है ओआरएस है ना, लग रहा है ना? क्या लिखा है? और ये क्या लिखा है? डब्ल्यूएचओ रिकमेंडेशन फॉर्मूला, मतलब डब्ल्यूएचओ क्या फार्मेसी वाला है? फिर तो ये रिकमेंडेशन फॉर्मूला क्या? डब्ल्यूएचओ ने बोला है ना कि अगर आप ओआरएस का पैकेट लोगे तो ये सब इसी क्वांटिटी में होना चाहिए, है ना? होना चाहिए नहीं होना चाहिए? तो वो उसकी क्या है, रिकमेंडेशन है। क्या लिखा है? रिस्टोर द बॉडी फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट लॉस ड्यू टू डिहाइड्रेशन। बॉडी फ्लूइड कैसे मेंटेन करेगा ये? यहां तो इलेक्ट्रोलाइट है, बॉडी फ्लूइड कैसे मेंटेन कर रहे हैं? तो सोडियम से बॉडी फ्लूइड थोड़ी आएगा।
हाँ, क्योंकि इसकी इंडिकेशन में लिखा ना पानी में घोल के पिलाओ, ऐसा तो चाटोगे नहीं उसको, पानी में घोल के मिलाना है, वही तो रिकमेंडेशन है इसकी। इसकी रिकमेंडेशन क्या है, करते हैं लोग बहुत सारे, मैंने देखे हैं इसलिए बता रहा हूँ। चम्मच लिया ओरेस, ठीक नहीं लग रहा है यार, ओरेस ले लेता, तो चम्मच से मैंने हो गया, बोला हाँ, मैंने चलो ये तो बढ़िया है यार, बोला अब डिहाइड्रेशन नहीं होगी, मैंने बहुत बढ़िया, मैं सही है नहीं होगी, मैं दूसरा चम्मच ले ले, बीपी भी बढ़ सकता तेरा। क्यों, इसकी लाइन क्या है, गाइडलाइन क्या है। एक तो हम क्या है ना, पढ़ते बिल्कुल कैसे पढ़ते हम, ओरस 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 देते 24 घंटे में देते 500 ml 500 ml, पढ़ना ही नहीं है कि ओरस है कि 500 ml देते 500 ml देते, बच्चे को बच्चा चला मुंह में चम्मच दे दो ओरस का, है ना। मैं नहीं मानता ये वाली पढ़ाई। अगर तुम देखोगे ओरस सिर्फ ये, मैं देखता हूं पूरा, इवन फ्लेवर भी देखो, ऑरेंज फ्लेवर दिया ना, तुम देखोगे ये, अरे सर ने ये खोला है सिर्फ ये पढ़ाने के लिए, लिख लो सोडियम, है ना, खत्म। पढ़ता है नहीं कभी कि कौन बोल रहा है, कैसे पीना है, क्यों पीना है, पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है ऐसे। या फिर जय माता दी है, नर्सिंग इज द यूनिक फंक्शन ऑफ नर्स, नर्सिंग इज द यूनिक फंक्शन ऑफ, हो गया सर, हो गया हो गया। मैं जब गए एग्जाम में पता चला नर्सिंग की जगह डॉक्टर लिख दिया, डॉक्टर इज द यूनिक फंक्शन ऑफ नर्स, हटाओ, कौन पूछने आ रहा है। घर पे तो बोल देंगे क्यों नहीं हो सिलेक्शन, अरे मम्मी किस्मत ही खराब है, मैं तो इतनी तैयारी करके गई, दिन रात पढ़ रही थी, दिन रात अलग कर दी, वैसे था वैसे था, उसको देखो 2 घंटे पढ़ी, सिलेक्शन, अरे उसका तुक्का लगा है मम्मी, मेरे को पैसा, मैंने तो सुना सेटिंग भी चली है मम्मी, पैसे दिए थे उसने, कभी देखना ही नहीं उसने मेहनत किस लेवल पे करी। करते ना हम दूसरों को बहुत जल्दी जज कर लेते हैं, ये तो ह्यूमन नेचर है ना, दूसरों को 2 मिनट में जज कर लेता हम, उसकी जब लगे अरे मेरे को पता है तू रहने दे, कैसे लगी ना सब पता है मेरे को। कभी जाके हमने ये नहीं देखा होगा वो कैसे पढ़ रहा है, क्या इंटेंसिटी है उसकी, कितनी चीज़ों को वो कैसे डील कर रहा है, ये नहीं करते हम। जब ये सीखोगे ना तभी मजा आएगा। आगे क्या इसमें क्या बोल रहे हैं, कॉम्पोजिशन ऑफ 21 ग्राम ऑफ पैक कंटेन, और नॉर्मली हम कितना पढ़ते हैं वहां पे 20.5, कितना रहता है 20.5 ना, तो इसने क्या पॉइंट्स में ना लिख के इसको, ठीक है। उसके बाद क्या दिया इसने, क्या है ये, कितना बता रहा है सोडियम क्लोराइड को, क्या है आईपी का मतलब। एक्चुअल में ये जो मेंशन होता है ना आईपी आईवी, ये क्या होता है, ड्रग कोड, मेडिसिन लिखा है, शेड्यूल एच लिखा होता है, ये सब लिखा होता है, ये क्या होते हैं इनके, एक तो कैटेगरीज प्लस क्या होते हैं रूट ऑफ डोज। बहुत सारी जगह लिखा होता है ना कि ये ड्रग सिर्फ आपको आईवी लेनी है, आईवीएम पे काम नहीं करेगी, तो उनकी कैटेगरीज अलग होती है। आईपी वो वाली चीज़ है जो ओरली अलाउड होती हैं, वो उसकी एक पर्टिकुलर कैटेगरीज हैं। बहुत सारी ड्रग्स हैं जो आप ओरली दोगे डैमेज हो जाती है, काम नहीं करती, आपको इंट्राथेकल देना पड़ेगा। सॉर्बिटेट है ना, क्या करते हैं हम, सबलिंगुअल देते हैं, डायरेक्ट ला दिया तो ये इसकी कैटेगरी डिवाइडेशन है। फॉर एग्जाम्पल हम खाने की कैटेगरी में क्या कर देते हैं, सीधा एक मार्क कर देते हैं ना, दिस इज अ वेज, करते ना, वेज का साइन बना होता है, तो सोचने की जरूरत नहीं होती, हमें पता होता है ये उस पर्टिकुलर कैटेगरी की है। उसमें फिर सब कुछ हो सकता है ना कि इसमें नॉन वेज नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, फलाना ढिमकाना नहीं है, वो आपको पता चल जाएंगी चीज़ें। ऐसी इसकी भी क्या है, आईपी की एक कैटेगरी है जिसमें हमारे पास क्या है, ओरल है। ऑइंटमेंट की कैटेगरीज अलग है, आई ड्रॉप की कैटेगरीज अलग है, इनको खा थोड़ी सकते हैं, सुपरफिशियल लगाने। बहुत सारी चीज़ें होती है ना जो सुपरफिशियली अलाउड है, हम खा नहीं सकते। आई ड्रॉप पी लोगे क्या, काम कर जाएगी क्या, किसी की कर तो नहीं गई ना, किस दिन पी लिया तो क्या ही करेंगे मैडम उसके साथ, पूछ लेंगे उसको टेस्ट वेस्ट कैसा है, अगर नेक्स्ट टाइम कोई फ्लेवर्ड वाला लाना है तो वो भी देख लेंगे। आई ड्रॉप, ऑरेंज फ्लेवर आई ड्रॉप है, हो सकता है ऑरेंज फ्लेवर आई ड्रॉप, क्या पता आ जाए मार्केट में धीरे धीरे। यहां पर क्या आगे, पोटेशियम क्लोराइड,
मेरे हिसाब से सबने रटा हुआ होगा कि नहीं रटा हुआ? रटा हुआ है। सबसे ज्यादा क्या होता है इसमें? सबसे ज्यादा क्या है इसमें? डेक्सट्रोज मतलब हमारा सिंपली ग्लूकोज। सबसे ज्यादा क्या है हमारे पास? ग्लूकोज, एनर्जी। उसके बाद सबसे ज्यादा सोडियम सिट्रेट और पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, यहां पर आओ, ये क्या है? ऑस्मोलैरिटी। सबसे ज्यादा किसकी सांद्रता? सोडियम। उसके बाद लेवल में, लेवल में देखो, लेवल में सोडियम, फिर ग्लूकोज सेम उस पे, उससे थोड़ा कम 65 पे कौन है? क्लोराइड, फिर पोटेशियम, फिर इससे हमारा टोटल कितना बना? 245। एक तो ये आपको रटा होना चाहिए पूरा अच्छे से, और ये आपको पूरा क्लियर होना चाहिए। किसकी सबसे ज्यादा वैल्यूज है प्लस किसकी ऑस्मोलरिटी ज्यादा है। ठीक है, अब इसका ये पूरा लिख लोगे? लिख लो उसको, लिख लो उसको एक बार। हाँ, बहुत सारे और एनर्जी ड्रिंक्स भी आते हैं, मतलब वही है ऑलमोस्ट रिप्लेसर मेथड। जो हम पढ़ते थे ना पहले, एक बार एक गेटोरेट आता था, एक एनर्जी ड्रिंक आती थी गेटोरेट, उसमें भी ये सारी चीजें थी, बट और चीजें भी थी उसमें, कैफीन भी ऐड था। तो वो बेसिकली किसके लिए यूज कर रहे हैं? देखो यहाँ कैफीन का रोल है कुछ, वो कर रहे हैं जो स्पोर्ट्समैन में है, या फिर जो जिम वगैरह जा रहे हैं, जिनको क्या चाहिए? इंस्टेंट एनर्जी चाहिए। हमें इंस्टेंट एनर्जी नहीं चाहिए, हमें तो जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट लॉस हुए हैं वो वापस दे दो बस। किसको दे दो? बट उसमें एक ही दिक्कत है, आप कैफीन दे रहे हो उसमें, और कैफीन दोगे तो क्या होगा? ये तो वैसे ही जीआई को इरिटेट करता है। चाय पी लो, कॉफी पी लो, क्या करेगा आपको? जीआई को इरिटेट करेगा कि नहीं करेगा? हाँ, अगर आप ऐसी ड्रिंक्स दे रहे हो जिसमें सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट्स है, कैफीन और चीजें नहीं है, तो आप दे सकते हो फिर तो। बट जब WHO ओआरएस बना के ही दे रहा है तो दूसरी चीजों पे क्यों एक्सपेरिमेंट करना? प्लस चीप है, सस्ता है। और आप एनर्जी गेटोरेट की एक छोटी सी बॉटल, बता कितने रुपए की? 150 रुपए की बॉटल थी वो। अरे ये तो अपना 1 लीटर तैयार हो जाएगा इससे, है ना? कैसे हो गया ये बड़ा? ऐसे ऑनलाइन वाले नहीं दिख पा रहे अच्छे से? ऐसे में आपको थोड़ा सा लॉन्ग टाइम याद रहेगा, है ना? ओआरएस की जरूरत नहीं पड़ेगी शायद। डिहाइड्रेशन हुआ है सर, यहाँ बहुत सारे लोगों को डिहाइड्रेशन हो जाता है।
फिर ये सारी डिजीज पढ़ेंगे हम साइकेट्रिक में। पीना क्यों है ये बताओ पहले। यार ऑब्वियसली बात है, एक चीज बताओ ना, ये तो आप अगर डायरिया हो रहा था तब चीजें ऐसी थी। हाँ पियो, बिल्कुल पियो। बीपी लो में दे देते हैं ना, वो एक्चुअल में क्या है, बीपी लो है, बीपी को इंक्रीज करना है, तो हम इसमें मेन कंपोनेंट क्या है, सोडियम। बेसिकली हम सोडियम को यूज करना चाहते हैं, तो मेन रोल सिर्फ ये है। यहां पर पैरामीटर सिर्फ ये कहना चाहता है कि अगर आपको डायरिया हो रहा है, आपके इलेक्ट्रोलाइट लॉस हो रहे हैं, तो आप सिंपली इलेक्ट्रोलाइट्स ले लो। बट अगर डेली लोगे तो ये यही इलेक्ट्रोलाइट्स बढ़ भी जाएंगे, बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे, बढ़ेंगे, तो वो भी ठीक नहीं है। और ज्यादा ही डेली रह रहा है। वैसे तो इसका इलाज अगर कोई ले रहा होगा ना डेली, तो घर वाले ही कर देंगे, है ना। इंडिया में तो घर वाले ही कर देते हैं। करेंगे नहीं करेंगे? कौन खुद? खुद वाले? खुद वाले तो फिर मम्मी पापा देख लेते हैं, बहुत हैं। एंटी डिप्रेसेंट इतने सारे हमारे पास, पूछो मत। रिलैक्सो की चप्पल, घर के मटेरियल, झाड़ू, है ना। दुनिया भर के साइड इफेक्ट है ना उनके झाड़ुओं के। खुद से केयर कर रहा हूं किसकी? हाँ हाँ हाँ। खुद केयर करनी है तो पहले ये तो बताओ हुआ क्या है। हाँ, आपको पता चल गया आपका बीपी लो है, तो पहला तो इलाज पानी है बीपी लो को ठीक करने के लिए। आप पानी पी लो, पहली चीज तो यही है। पानी से कंट्रोल नहीं हुआ तो ओआरएस पी लो, ओआरएस भी नहीं है तो आप कॉफी पी लो। और ये सब कुछ नहीं कर रहे हैं तो पहले खिड़की उड़की चेक कर लो, यमराज तो नहीं आ गया लेने होने के लिए। अगर आ गया, दिख गया कोई बाहर खड़ा है भैंसे पे, ठीक है। अगर इससे भी नहीं हो रहा, पानी से भी नहीं हो रहा, कैफीन से नहीं हो रहा, तो बाहर कर लो चेक। अगर कोई भैंसे वैसे बाहर है तो अपना कर लो बैग बैग पैक, ठीक है। फिर क्यों पैसे वेस्ट करने। देखो बहुत सिंपल सा मेथड है। इमरजेंसी कहीं भी आ सकती है, कहीं भी कैसी भी आ सकती है ना। आप घर पे अकेले हो, बहुत सारे लोग होते हैं उनको कार्डियक अरेस्ट आ जाता है घर पे, कुछ नहीं कर पाते, क्या करोगे आप। इंसान क्या करता है, जब खुद पे आती है तो वो हर तरीके के इफेक्ट्स लेता है, सब कुछ करता है। बीमार होते हैं हम, सब मेडिसिन लेते हैं, सब कुछ करता है। बीपी लोगा, आप भी सब कुछ अपने हिसाब से ट्राई करोगे, पानी भी पियोगे, ओआरएस भी पियोगे, कॉफी भी पियोगे, सब कुछ करोगे, नहीं होगा तो इन द एंड क्या, आपको हॉस्पिटल जाना है। बीपी डाउन है, वो भी क्या करेंगे, आपको आईवी थेरेपी देंगे, फ्लूइड ही चढ़ाएंगे, और तो कुछ ऐसा सचेज नहीं करेंगे। कहानी तो सबसे ज्यादा खराब होती है बीपी हाई में। बीपी लो में इतनी कहानी खराब नहीं जितनी बीपी हाई में है, क्योंकि वहां तो हिस्ट्री बड़ी खराब है। बच्चे पहले से कम हो गए मेरे को ऐसा लग रहा है। कितने डर गए, या फिर बोल रहा हूँ, या फिर जो बच्चे नहीं है वो क्या बोल रहे थे, घर पे कहानी तो नहीं सुना रहे, यार बेकार है सर, ऐसे ही पढ़ा रहे हैं टाइम पास, जाने दो सर को फिर देखेंगे। कंपनसेशन मेथड कर लेते हैं थोड़ा सा है। अच्छा ऐसा भी होता है कोई रेगुलर क्लास पे नहीं आता था या रेगुलर क्लास में है, फिर वो अगर उसको ज्वाइन करना है तो वो भी ऑफलाइन क्लास ले रहा है कोई ऐसा भी, जो रेगुलर क्लास में आता था और अभी नहीं आ पा रहा किसी वजह से, और वो ऑनलाइन ले रहा है। नहीं ले तो सकते, बट ऐसे कितने लोग हैं हमारे यहाँ भी जो इस बैच में थे, रेगुलर क्लास ले रहे थे कुछ टाइम पीरियड पे, बट मैं आया हूं तब से नहीं ले पा रहे हैं और फिर वो ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं। हम्म। अच्छा, चलें आगे, मैनेजमेंट देखिए इसको। हाँ लिखो, लिखो उसको, मैनेजमेंट एज अकॉर्डिंग टू WHO। पहला लिखो, पहला क्यों बता रहा हूँ, WHO ने ना एक्चुअल में दिए हैं, लिख लेना, 3 प्लान्स फॉर
किसके लिए दिए? डायरिया। डायरिया के लिए 3 प्लान दिए WHO ने, उसमें से मैं पहले की बात कर रहा हूं। तो पहले का लिखें, इट कैन बी, फर्स्ट प्लान है ये, लिखो इट कैन बी treated by ORS या फिर होम रेमेडी। होम रेमेडी कैसी बनती है ना, जिसको हम कभी बार क्या बोलते हैं, होम अवेलेबल फ्लूइड। उसमें क्या करते हैं, घर पे ही एक गिलास लिया, सफिशिएंट नमक डाला, नींबू, चीनी मिक्स और पी लिया। अगर पहली प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, अगर आपके पास ORS है तो आप ORS ही लिए। क्यों? इसमें क्या है, कंप्लीट मिक्सचर है, जो कि वहां भी अगर थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है। यहां पर तो चलो हो सकता है जो होम फ्लूइड बना रहा हो उसका पोर्शन डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। कोई हो सकता है उसको प्रॉपर बनाना आता हो, कोई है जिसको हमें नहीं है, जैसे मुझे नॉलेज नहीं है तो मैं घर पे नहीं बना सकता वो अच्छा सा फ्लूइड। तो पहली प्रेफरेंस रहनी चाहिए कि आप ORS लो। और ORS के हिसाब से भी वो क्या बोलते हैं, अगर 2 साल से नीचे का बच्चा है तो आप इसको कितना दो, 500 ml। देखो मैं क्या बताना चाहता हूं आपको, इसने 3 दिए हैं। जो ये पहला ट्रीटमेंट है वो किसके लिए है, हमारा माइल्ड डिहाइड्रेशन या फिर माइल्ड डायरिया के लिए। 2 साल तक के लिए इसने ऑप्शन आपको दे दिया कि आप क्या यूज कर सकते हो, 500 ml ORS पूरे कितने टाइम पीरियड में, एक बार में मिला देना 500 ml, फिर 24 आवर्स में। और 2 से 10 साल का बच्चा है तो उसको देना है पूरे 24 घंटे के अंदर। और 10 साल से ऊपर का है तो ग्रेटर देन 10 ईयर, तो ऑलमोस्ट 1.5 लीटर आपको देना है। प्लस इसके साथ में क्या देना है आपको, जिंक। और जिंक एक ऐसी चीज है जो WHO के तीनों प्लान में जाता है। जिंक क्या है, एक ऐसी चीज है जो WHO के तीनों प्लान में जाता है। अगर बच्चा 6 महीने से छोटा है और बेबी 6 महीने से बड़ा है, कितना देते हैं पर डे, और कितने टाइम तक, 2 वीक्स। जिंक ही क्यों दे रहे हैं, जिंक ही क्यों दे रहे हैं, मैंने बोला जिंक सारों में चलता है ना, अप्लाइड या फिर करके डाल दो गिवन इन ऑल 3 प्लान ऑफ WHO, है ना। तो जिंक ही क्यों दे रहे हैं, क्या इसकी कैसी कैपेसिटी होती है। जिंक क्या होता है, आप हमारे खुद के नेचर में क्या होता है, एंटी इन्फेक्टिव कैपेसिटी होती है, इन्फेक्शन को खत्म करने की कैपेसिटी होती है जिंक के पास में। इसलिए हम जिंक को चला रहे हैं 2 हफ्ते तक। और जिंक की टैबलेट्स आती हैं येलो कलर की छोटी छोटी। अगर आपके बच्चा बीमार है तो आपको क्या करना है, जिंक की टैबलेट को
ऐड करना ही करना है, क्योंकि बेबी बहुत जल्दी डिहाइड्रेशन में चला जाता है। आपको पता भी नहीं चलेगा बेबी कितनी जल्दी डायरिया से माइल्ड से कब मॉडरेट में चला जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, लिख लो। और जिंक के साथ में लिखना कि जिंक क्या है, एंटी इन्फेक्टिव कैविटीज प्लस जिंक, तीनों ही प्लान में दिया जाता है। फिर हम प्लान बी पढ़ते हैं उसका। देखो दिया ना, बच्चों को दे सकते हो आप, 6 महीने से नीचे का है और 6 महीने के ऊपर था। देखो बच्चों में, बड़ों में भी दे सकते हैं, बट यहां बच्चों को देने की जरूरत क्यों थी, इम्यूनिटी डाउन है, बड़ों की इम्यूनिटी थोड़ी स्ट्रांग है, वो ये सारी चीजें थोड़ी झेल सकते हैं, बच्चों की इम्यूनिटी थोड़ी डाउन है, इसलिए इनमें हम इसको एडिंग कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि बच्चों के पास और कोई सोर्स थोड़ी है जिंक का, ले लो आप, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। देखो जिंक की जो सोर्स है, एडल्ट में तो बहुत कुछ है, हम ये नट्स वगैरह ये सब खाते हैं, उसमें कहीं ना कहीं हमें जिंक मिल जाता है ना। बट बच्चों के पास क्या ऑप्शन है, सिर्फ माँ का दूध है और कोई दूसरा ऑप्शन है नहीं, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, एडिशनल में जिंक डाल रहे हैं। एडल्ट तो क्या है, दूसरी चीजों से अपना मैनेजमेंट कर लेता है सारा कुछ, और ऑटोमेटिकली एडल्ट में क्या होता है, इम्यूनिटी थोड़ी ज्यादा होती है, तो वो ये सारी चीजें झेल भी लेते हैं। आजकल तो मैम बंदा 50 साल से ऊपर जी जाए तो वही बहुत बड़ी बात हो जाती है। लग नहीं रहा एनपीएस का, मेरे को खुद नहीं लग रहा मैं एनपीएस का पैसा ले पाऊंगा, नहीं ले पाऊंगा। चल ले लूंगा, मान लिया, चलो मान लिया, आज से मैंने एनपीएस का पैसा ले लूंगा। आप सब बाहर से हो या यहीं से हो, सब बाहर के हो? लोकल हो क्या? कौन कौन बाहर से, कहाँ कहाँ से? गोरखपुर, बलिया, और आप सब? आजमगढ़, कहाँ से? मऊ, अच्छा, और आप? अम्बेडकर नगर, ये अयोध्या के पास वाला। आप सब प्रयागराज? फिर यहाँ कोचिंग का कैसे पता चला, प्रयागराज से यहाँ कैसे आना हुआ? हाँ, अच्छा, एजुकेशन आप सबकी यहीं से है क्या? आप कैसे है, गोरखपुर से? यहीं पर नर्सिंग कर रहे थे? चलो बढ़िया, ये तो आए प्लान बी पे, लिखो फिर प्लान बी में। जिंक फिक्स है, सब में देना, इसलिए मैं जिंक एक ही बार लिखवा रहा हूं, ठीक है ना? ठीक है ना, सब में लिख लेना, या तो यहां ही लिख लो, एक बार में समझ आ जाएगा। आओ इसका देखें, प्लान बी लिखो। प्लान बी ऑब्वियस सी बात है, ओआरएस ही देना है, बट कितना देना है वो लिखना स्टार्ट करो उसमें। लिखो, अगर बच्चा आपका 3 महीने से छोटा है, अच्छा एक चीज और है, प्लान बी कहां एप्लीकेबल होगा, कहां दिया जाएगा प्लान बी, जब डिहाइड्रेशन कैसा होगा, ठीक है, ठीक है ना? प्लान ए में अगर माइल्ड था, प्लान बी में मॉडरेट था, और प्लान सी में अगर सीवियर है। तो लिखो, अगर बच्चा 3 महीने से छोटा है तो कितना दोगे आप, 200 से 400 ml कितना पर डे, ये डे का सिस्टम चल रहा है। तो एक बार में नहीं ठुसाना बच्चे को, कहीं बोले नहीं नहीं बुक में तो लिखा था एक बार में पेल दिया उसको। फिर अगर बेबी कितना है हमारा, 4 से 11 मंथ का है, तो क्या होगा, बढ़ेगा या कम होगा, ये डेटा बढ़ेगा ना? कितना दे सकते हो आप, कितना देंगे हम, 400 से 600 ml। और वहां पर जो प्लान बी था, वहां पर हमारा क्राइटेरिया क्या था, 2 साल के नीचे नीचे हम सिर्फ 500 को दे रहे थे, और यहां देखो हमने 4 महीने में ही 500 को इंक्रीज कर दिया। मतलब क्या है, ओआरएस यहां पर क्या दे रहे हैं, क्वांटिटी में ज्यादा दे रहे हैं।
ऑब्वियसली बात है, जरूरत भी ज्यादा है, ज्यादा है कि नहीं है? फिर लिखो 12 से 23 महीने के बीच में। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट क्या हो रहा है? डेटा कैसा है? बेबी कैसा हो गया? अब ये बड़ा हो गया है, तब भी 2 साल के अंदर अंदर है, 2 साल के अंदर अंदर है। 600 से 800 ml पर डे। अब अगर आपको मोटा माटी याद करना है तो हमने क्या याद करा था कि प्लान ए में 2 साल से नीचे का बच्चे को हमने दिया 500, प्लान बी में 2 साल तक के बच्चे को हम कितना दे रहे हैं? अप टू 800 दे रहे कि नहीं दे रहे? फ्लूइड इनटेक कितना बढ़ गया? 300 300 सीधा। अरे यहां पर अगर 23 महीने के बच्चे को मैं बोल रहा हूँ 600 से 800 दे रहा हूं, तो मैं मैक्सिमम इसके लेके चलता हूं तो 800 दे रहा हूं ना उसको, तो डिफरेंस है कि नहीं है? तो माइल्ड में कितना दे रहे थे? 500, मॉडरेट में कितने दे रहे हैं? 800। तो लिखो आगे। और देखो 5 से 14 का, अब थोड़ा सा बच्चा क्या है, लड़ा है, कितना देंगे हम? कितना देंगे पहले तो बताओ, फिर वो वाला बताऊंगा। हाँ, 1 लीटर से कितना दे दूं? 1200। और आगे कितना दे सकते हैं? 1200 से 1400, 1200 से 1400 के आसपास। अब मुझे ये बताओ कि 2 से लेके 4 साल के बच्चे तक को हम यहां कितना दे सकते हैं? बीच का ये छूटा है ना, अब बताओ कितना देंगे? 800 से लेके कितना? 800 से लेके 1000। ये इसकी कितनी हो गई? रिक्वायरमेंट हो गई। ठीक है, आगे अगर 15 साल से बच्चा ऊपर है तो कितना दोगे उसको? मैंने लास्ट कितना दिया था? 1400। अगर बच्चा 15 साल से ऊपर है तो कितना दोगे? 15 साल से ऊपर बच्चा है ना, तो बहुत सही जगह क्या लिखा हुआ है? 2200 ml। अब ये रेंज इतनी लंबी क्यों है? तो क्योंकि 15 साल से ऊपर के बच्चे में हम क्या कर सकते हैं कंसीडर? हो सकता है बेबी 18 तक का भी हो सकता है 17 तक का भी हो। तो हमने इसकी रेंज क्या डाली है? अगर 15 तक होगा तब तो आप क्या कर सकते हो, बीच का डेटा ले सकते हो, कुछ 1600 1700 1800 से क्या होगा। बट बेबी वही है आपका, कहाँ 18 तक भी पहुंचेगा तो 2200। 18 के बाद तो सारी कहानी फिर एडल्ट में चली जाएगी। हमने स्टार्टिंग में ही क्या पढ़ा था? वैसे हम पीडियाट्रिशियन में ये बुक की कहानी है ना, ऑन ग्राउंड। जब ऑन ग्राउंड बात आएगी, ये तो बुक की हो गई कि आपने रटा रटाया सब कुछ देख लिया, पूछ लिया। जब बेबी, जब मान लो डॉक्टर के पास कोई ऐसा वो आएगा ना बच्चा जो 13-14 साल का होगा, तो डॉक्टर ज्यादातर ऑन ग्राउंड प्रैक्टिस ये फॉलो नहीं करते, फिर उनको ये एडल्ट की डोज देना स्टार्ट कर देते हैं। 14 साल का बच्चा है आपके पास आया, 14 साल का बच्चा मतलब मानो 9th-10th क्लास में होगा, वो छोटा थोड़ी है। छोटा है क्या वो? ओआरएस दोगे, कैसा दोगे उसको? ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम अडल्ट जैसा, पूरी बॉटल। बोलोगे नहीं बोलोगे उसको 1 लीटर 2 लीटर पानी खत्म कर? तो बस ये है, मैं ये बोलना चाहता हूँ, ये डेटा क्या है? ये WHO ने डेटा दिया था, समझ रहे हो? कि इतना है तो इतना दे दो, इतना तो है इतना दे दो। ऑन ग्राउंड प्रैक्टिस में 12 के बाद में सब कुछ अडल्ट में लेना स्टार्ट कर देते हैं। तो ऑन ग्राउंड प्रैक्टिस और ये डेटा थोड़ा सा वेरी कर जाता है, तो ये मत सोचना। ये तो आपको पता ही होगा कि ऑन ग्राउंड और ऑफ ग्राउंड में बहुत ज्यादा फर्क है। और इसके साथ में क्या जाएगा फिर? जिंक तो जाएगा ही जाएगा, वो तो हर जगह है। प्लान सी लिखो, लिखे नहीं क्या? चलो
बचा अभी? हो गया? प्लान बी लिखो। प्लान बी किसके लिए होगा? करें नेक्स्ट। प्लान सी, इसमें क्या है? डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन है इसका सीवियर। यहां क्या चलेगा? फ्लूइड चलेगा। क्यों चलेगा फ्लूइड? आईवी फ्लूइड चलेगा। क्यों? सीवियर डिहाइड्रेशन हम क्या पढ़ते थे? क्या कब होता है सीवियर डिहाइड्रेशन? जब हमारी पूरी बॉडी कितने परसेंट फ्लूइड से बनी हुई है? 60 to 70% बॉडी हमारी क्या है? फ्लूइड है बॉडी में। इसका 10% साफ हो गया, मतलब कि मोटा माटी 7 से 8% फ्लूइड लॉस हो रहा है। तो अब क्या होगा? बॉडी में चेंजेस आएंगे, बहुत ज्यादा चेंजेस आएंगे बॉडी में, बहुत ज्यादा। पहले क्या था, अगर माइल्ड की बात करता तो 2 या 3% आते थे, मॉडरेट की भी बात करता तो मैं थोड़े से चेंजेस आते थे। अब क्या है, 60 to 70% में 7 to 8% बॉडी फ्लूइड चला गया है। अब तो ये जो फ्लूइड है ना, कहां से और लेना स्टार्ट करना पड़ेगा? टिश्यू से, सेल से। भाई बॉडी को फ्लूइड चाहिए, बॉडी तो कंपनसेट करता रहेगा। तुम बाहर से नहीं पियोगे तो बॉडी अंदर से निकालेगा। कहां से लेगा पानी? ये स्किन क्यों इतनी ड्राई हो रही है? इसका पानी कहां गया? कहां गया इसका पानी? अरे यार, एक ऐड बताता हूं तुम्हारे को। एक बच्चा था ना, बाहर खेलने जाता था फुटबॉल, फिर धूप क्या, उसके सर पे स्ट्रॉ लगा के उसको पीता रहता था ना, फिर वो ऐसे करके ड्रेन होता रहता था। होता था नहीं होता था? फिर वो क्या निकालता था? ग्लूकोन डी मिलाया, दड़ 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 वो पी गया। फिर एकदम से क्या होता था? धूप बिल्कुल ठंडा पड़ जाता था। होता था नहीं होता था? तो वो स्ट्रॉ लगा के कैसे पी रहा था? क्या कर रहा था वो धूप कौन थी? वो हमारे ऑर्गन है एक्चुअली। वो धूप ना हमारी ऑर्गन है। आपकी बॉडी में फ्लूइड नहीं है ना, तो कॉम्प्रोमाइज कौन करता है? ऑर्गन। ऑर्गन के पास पानी है, सेल्स के पास पानी है, बॉडी को चाहिए पानी, वहीं से लेगा। श्रिंक्स होंगी सेल, और कहां से लेगा? दूसरा कोई तरीका नहीं है। थोड़े टाइम रुकोगे तो ऑर्गन ही तो डैमेज कर रहे हो अपने, और क्या करोगे तुम? वो जो डिहाइड्रेट करते थे ना, जैसे हम पीते थे, वो धूप जैसे ठंडा हो जाता था, जैसे आप पियोगे ना ऑर्गन ठंडे हो जाएंगे। चलो भाई बच गए, नहीं तो अपनी बस की नहीं थी इससे ज्यादा पानी देने की। समझ आया? तो यहां पर क्या है, अब ओआरएस का काम नहीं देखना। क्यों? ओआरएस पियोगे अंदर जाएगा, टाइम लेगा, टाइम तो लेगा ही। एज कंपेयर टू आईवी, आईवी तो डाला, जैसे ही डाला वैसे ही स्टार्ट। तो आईवी स्टार्ट करेंगे, और आईवी में क्या देंगे हम? आरएल देंगे। आईवी में क्या देंगे? आरएल देंगे। और अगर आपके पास, इसका पैरामीटर कैसे नापते हैं? आपको आईवी देना है अगर, तो कैसे दोगे? किसी को डिहाइड्रेशन है, कोई 14 साल का है आपके पास, उसके को अच्छी डिहाइड्रेशन है, डॉक्टर ने उसको देखा और आपको क्या बोलेगा डॉक्टर कि सिस्टर इनको 2 तो बोलस दे दो, और फिर एक धीरे धीरे चलाते रहना, स्लो में ना। तो इसका मतलब क्या होता है? इन चीजों से क्या मतलब होता है? इन चीजों से बोलना चाहता है कि ये तो हो गई इसकी लोडिंग डोज, लोडिंग डोज जितनी इसको रिक्वायरमेंट थी दे दिया। आप क्या करना है भाई, सडन आपने बॉडी में फ्लूइड दिया है, बीपी और इन सब के बढ़ने के चांसेस और ये सब भी है, बट अभी भी जरूरत है बॉडी को, तो इन्होंने क्या बोल दिया? आप चला दो मेंटेनिंग डोज। अरे होता नहीं होता, ऐसी तो करते हैं हम। सारे मेथड ही यही है, इवन मेडिसिन तक के मेथड हमारी यही है ना। पहले लोडिंग डोज दे दिया, उसके बाद धीरे धीरे मेंटेनिंग डोज। मतलब कि ऐसा है कि अगर आपका पेशेंट आया, आपको पता चल गया डिहाइड्रेशन है, तो ऐसे नहीं कि उसको 6 बोतल ही चढ़ा दो एक बार में, डिहाइड्रेशन सारा मेंटेन कर दो।
ऑर्गन पता चल रहा है पानी में डुबो के मार दिए उनने। ऐसे नहीं, पहले हम क्या करेंगे, लोडिंग देंगे, फिर क्या देंगे उसको, मेंटेनिंग देंगे। तो अगर बच्चा 2 साल से छोटा है तो उसकी लोडिंग डोज 30 ml पर केजी के हिसाब से उसको हम देंगे, ठीक है। और ये पूरा कितने टाइम पीरियड तक चलेगा हमारा, अराउंड 5 आवर्स। ये पूरा प्रोसेस 5 आवर्स। पहले हमने दिया 30 ml पर केजी और मेंटेनिंग डोज देंगे हम 70 ml पर केजी वेट के हिसाब से। और इन दोनों को चलाना कितना है, ये पहले जाएगा 1 घंटे में और ये फिर 1 घंटे में। ये 1 घंटे वाला समझ आया। लोडिंग वर्क्स को हम 1 आवर्स में करेंगे। अगर बच्चा है, प्रैक्टिकली नहीं, प्रैक्टिकली तो बहुत कुछ है, अभी तो हम यहां हैं, समझ रहे हो आप। 30 ml दिया, जो भी आप वेट मान लो बच्चे के हिसाब से, पर आवर के हिसाब से दे दिया और 1 घंटे में उसके हिसाब से दे दिया, फिर बाद में आप मेंटेनिंग में करा दिया। बट वहीं अगर बेबी इससे ज्यादा है तो डोज सेम रहती है। डोज जो है ना ये वो सेम रहेंगी, 30 ml और 70 ml, पर टाइम हो जाएगा हाफ एन आवर। टाइम क्या हो जाएगा, हाफ एन आवर। लिख लो, ये कितने टाइम चलता है, 5 घंटे। और ये कितना टाइम चलता है फिर हमारा, सिर्फ 1 घंटा। टोटल देख लो ना, आधा घंटा ये चलाया, आधा घंटा चलाया, 1 घंटा। यहां पे 5 घंटे चलने थे, 1 घंटा ये चलाया, और अरे 4 घंटे चलेगा ना। 1 घंटे में तो ये गई ना हमारी लोडिंग डोज। मेंटेनिंग डोज में तो टाइम लगेगा ना, ये तो फास्ट देना ही नहीं है कभी। पूरा प्रोसेस मैंने बोला, इसको तुम यहां लिखो। 2 साल से नीचे है, 5 आवर का पूरा प्रोसेस है। लोडिंग डोज 30 ml पर केजी, ये चलाया 1 घंटा। उसके बाद मेंटेनिंग डोज में 70 ml पर केजी, कितने घंटे चलाएंगे। और ये क्या है अभी, ग्रेटर देन 2 years, तो क्या होगा, कितने टाइम तक चलेगा। और लोडिंग डोज आधा घंटा, 30 मिनट्स लिख लो, ठीक है। और ये कितनी जाएगी फिर, अगेन 30 मिनट्स। टोटल कितने हो गए, दोनों बराबर से। पर टाइम देखो ना, ये तो पूरा जा रहा है 1 घंटे के, 5 घंटे में, और ये जा रहा है पूरा 1 घंटे के अंदर। इसके साथ में क्या चलाते हैं हम, लोडिंग डोज को क्या करना चाहिए, इसमें 30 मिनट्स है तो कम तो है, ये 1 घंटा ही 30 मिनट्स है। टोटल प्रोसेस 1 आवर, टोटल प्रोसेस 5 घंटे का, टोटल प्रोसेस 1 घंटे का। आधे घंटा आपने, आधा टाइम आपने क्या चलाया, लोडिंग डोज, और आधे टाइम आपने चलाया मेंटेनिंग डोज। नहीं, बच्चा छोटा है, यहां पर मेंटेनिंग डोज हमारी लंबी चलती है। जब बच्चा छोटा है ना, एडल्ट की तरह थोड़ी ट्रीट करेंगे इसको, तो यहां पर हमारी क्या चलती है, मेंटेनिंग डोज ना लंबी चलती है। ये फ्लूइड बहुत है, आपको लग रहा है अभी, ये फ्लूइड बहुत है। फॉर एग्जाम्पल आप बोलते हो जैसे कि आप ले लो 1 साल का बच्चा, 1 साल का बच्चा लेते हैं, वेट कितना होगा उसका, कितना होगा, ऑलमोस्ट चलो 10 kg ले लेते हैं, कैलकुलेशन भी अच्छी रहेगी जिससे। 10 kg है, फ्लूइड कितना बना, 700 ml। 700 ml 4 घंटे के अंदर दे रहे हो आप, सिर्फ 1 साल के बच्चों को। बहुत डोज है ये,
कम डोज नहीं है, इसीलिए तो इसको सीवियर में यूज कर रहे हैं। आप छोटी बॉटल लगाते हो, 500 ml की बॉटल लगाते हो अडल्ट को, कितना टाइम में चलती हो? अगर ये तो चलो आप चला रहे हो, वैसे एवरेजली कितने नॉर्मल पेशेंट है अगर उसको कोई फ्लूइड का रिप्लेसमेंट नहीं है, 6 घंटे चलाते हैं उसको। वैसे वो तो हम आगे पीछे करके कर देते हैं ना, उसका काम होता है ना। पूरे एक सर्कल में आप देखोगे कभी पूरे दिन भर में सिर्फ 3 ही बोतल लगी होती है आरएल की, और तो अगर आप 100 ml के साथ चला रहे हो तो चला रहे हो। आप सोचो 500 ml एडल्ट को दे रहे थे और यहां देखो 700 ml 4 घंटे दे गया, तो कम है डोज, ये बहुत है। और सोचो अगर ये बहुत है तो ये कितनी होगी? ये तो ये वाली डोज के हिसाब से नहीं कर सकते। आज 30 मिनट के अंदर किसी बेबी को हम 700 ml नहीं दे सकते ना। ये डोज तब कम लगती है जब हम ये सिर्फ इसमें देखते हैं ना, जब एक्चुअल वेट निकालते हैं तब पता चलती है डोज तो बहुत बड़ी है। क्लियर? क्लियर हुआ? पक्का? अरे नहीं हो तो फिर बताओ मेरे को। नहीं हुआ? धक्के में नहीं हुआ कि नहीं हुआ? लोडिंग डोज को और कम टाइम में देना चाहिए था, मतलब कि ये 30 मिनट में ना देके इसको और 15-20 मिनट में देना चाहिए था। देखो, अच्छा मतलब तुम ये बोल रहे हो कि 1 घंटा में 5 मिनट में ये दे दो और बचे हुए 55 मिनट में ये दो, जैसे इसमें हुआ है ना, कि 1 घंटे में ये कर दिया। तुम्हें कौन सा फास्ट लग रहा है मेथड? ये वाला फास्ट है ना, क्योंकि बच्चा 2 साल से ऊपर का है ना, तो झेल सकता है। यहां अगर क्या करोगे आप, 2 साल का बच्चा कैसा होता है, 2 साल से नीचे का बच्चा कैसा है, छोटा है ना, इसलिए बेचारे को 1 घंटा दे रहे हैं। ज्यादा फास्ट करो तो क्या होगा? इसी डोज के हिसाब से आप अपने आप को डोज देके देखो। सोचो आपकी कितनी वेट है? हाँ, वेट 38 है, तो डोज भी कम बन रही है यार। चलो मोटा मोटी 40 लेके 1200 बन रही है ना। 1200 ml दे रहे हैं 1 आवर्स में। कितनी बार बाथरूम जाओगे? 3 बार चले जाओगे कम से कम? जाओगे ही नहीं जाओगे? डोज छोटी नहीं है, इसलिए बच्चे के टाइम पे इसको थोड़ा सा कितना देते हैं, थोड़ा सा डाउन करते हैं। देखो फ्लूइड का मेथड जो ऑन ग्राउंड होता है ना, वो एक्चुअल में थोड़ा डिफर करता है। तभी तो हम फिर वो ड्रॉप मेथड लगा देते हैं कि आपको इतनी ड्रॉप पर इसके हिसाब से देना है या इतने ड्रॉप के हिसाब से देना है ना। लगाते नहीं लाते हैं, लिख देते हैं वो 15 है, 16 है, 17 है, 20 है। बच्चों में क्या होता है, माइक्रोवाल होता है जिसमें 60 का पैरामीटर जाता है, इसलिए वेरी भी करता है। और ये सारा फ्लूइड मैनेजमेंट पहले चलता है कि आपका यूरिन आउटपुट कितना आ रहा है। यूरिन आउटपुट कितने से नीचे नहीं जाना चाहिए अडल्ट का? 30 ना? कितना? 30 ml पर आवर्स। इसके नीचे यूरिन आउटपुट नहीं जाना चाहिए एडल्ट का। अगर गया तो मेरे को लगा वापस ट्रेन पकड़ ली तुमने लखनऊ की। बोर हो गए होंगे। चलो कोई नहीं, नींद पहले पूरी करनी चाहिए। मैं कल ही तो इनको बता रहा था, पहले आती है सिगरेट, फिर दारू, फिर गांजा, चरस, एलएसडी, फलाना ढिमका, फिर आती है नींद टॉप लेवल। इसको नहीं छोड़ सकते, कुछ भी चल लो क्लास में, पहले नींद है। ये रियलिटी है। कभी मैं ये नहीं बोल रहा मैं नहीं सो पाऊंगा, मैं आपको पढ़ा लूंगा, कभी नहीं पढ़ा पाऊंगा। अगर मैं घर जाके सफिशिएंट नहीं लेता तो मैं आपको पढ़ा लूंगा। फिर मेरा भी कैसे रहेगा, ये होता है 1 घंटे में यार, ये है वो है फलाना ढिमका। तुम भी पूछे अरे होता है, ये WHO बोल रहा है, मेरे को लेने देना। ऐसे भी कर सकते थे ना, WHO बोल रहा है, मेरे से क्यों लड़ रहा है भाई? क्या होता है, नींद बहुत जरूरी है बॉडी को।
नींद हमारा क्या है? क्या है नींद हमारा, पता है क्या है? नींद क्या है? क्या है सोना? क्या है हमारा? बॉडी को रेस्ट, बॉडी को रेस्ट देना है नींद है। कौन कौन है बॉडी को रेस्ट देने वाले? मैं आज जरा समझ लूं तुम्हारे को नींद से तुम्हारा क्या लेना देना है, मुझे पता चल जाएगा। हाँ, माइंड क्या है? माइंड क्या है? दिमाग। दिमाग की दही दही करना। क्या करते हैं हम बॉडी के साथ? हम क्या करते हैं? ब्रेन को क्या करते हैं? ब्रेन को हम डाल देते हैं किस पे? ऑटो पायलट मोड पे। हाँ, ब्रेन को क्या करते हैं? जला दो तुम, ऑटोक्लेव में डाल के दिमाग को। मतलब किसी काम का नहीं, सारे बैक्टीरिया धो दे उसके एक बार में। ऑटो पायलट मोड मतलब कि देखो ब्रेन क्या, ब्रेन पूरे दिन भर बहुत सहता है। पढ़ रहे हो सोचना है, फोन चला रहे हो तब देखना है, ये बंद नहीं होता ना, चलता रहता है चलता रहता है चलता रहता है। दिमाग लगाना है हर चीज में, खाना डालना, नमक डाला नहीं डाला, चीनी डाली नहीं डाली, दूध बनाते हुए चलता रहता है ना। पढ़ने पे तो और खतरनाक चलता है, 1-1.5 घंटा बिल्कुल शांति से पढ़ लो तो ये लगता है अरे दिमाग सही भाई सर फटने लग गया, अब तो मेरे सर में दर्द हो रहा है, अब मेरे को नहीं कुछ समझ आ रहा। तो पूरे दिन भर हमें कितना दिमाग का यूज करते हैं, दबा के दिमाग का यूज करते हैं। गलत चीजों में ही कर लेते हैं भले ही, पर करते हैं ना इंस्टा पे, दे धड़ाधड़ दे धड़ाधड़ दे धड़ाधड़। अब ब्रेन भी बोलता है, अब ब्रेन कभी सो नहीं सकता ना, सुला दो ब्रेन को तो फिर तो कहानी खत्म, टाटा बाय बाय हो जाएगा, सो तो सकता नहीं है। बट ये अपने आप को क्या कर लेता है? ऑटो पायलट मोड पे कर लेता है। अब ये ऑटो पायलट मोड क्या है? जब हम जहाज चलाते हैं, पायलट क्या करता है? जहाज चलाता है ना, क्या करता है? एरोप्लेन चलाता है। तो जब वो चला रहा होता है ना, तो अपने एटीसी जो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर है उससे बात करता रहता है कि अच्छा मैं यहाँ हूँ, मैं इतनी इतनी डिग्री पे अपनी गाड़ी काट रहा हूँ, या इतने इतने नॉट्स पे मोड़ रहा हूँ। ये सारी इन पे डिग्रियों का काम आ चलता है, इतनी स्पीड में जा रहा हूँ, इतनी हाइट पर हूँ, इतनी हाइट से नीचे हूँ। तो उस टाइम पे पूरा देखो पायलट भी कैसा पूरा रहता है, एक्टिव रहता है पूरा कि मुझे यहाँ गाड़ी काटनी है, मुझे यहाँ गाड़ी काटनी है, ठीक है। फिर पायलट भी करता है, अरे यार मैं पानी पीने जा रहा हूँ, मैं इसको ऑटो पायलट पे डाल देता हूँ। ऑटो पायलट पे क्या होता है? प्री सेटिंग होती है। प्री सेटिंग मतलब उसको पता है कहाँ जाना है, प्री सेट करके इस डिग्री पे चुपचाप जाना है उसको, और कुछ काम नहीं करना, वो अपने आप चुपचाप चलता रहेगा। अगर कोई आ रहा होगा कुछ होगा तो वो अपना वार्निंग साइन दे देगा, नहीं तो वो अपना चुपचाप चलता रहेगा। ऐसा नहीं कि डिप हो जाएगा, चुपचाप चलता रहेगा। तो ब्रेन भी क्या है? वैसे ही चुपचाप चलता रहता है, ताकि जो आपने पूरे दिन भर में ब्रेन में क्या करी है, करामात करी थी ना दुनिया भर की, सास बहू फलाना ढिमकाना, ये मुँह मुँह देखते रहते हो, ये सारी चीजें क्या हो थोड़ा सब सेट जाए। तो ब्रेन क्या होता है? पूरे दिन भर ऐसे चलता है ब्रेन। देखो पूरे दिन भर कभी तुमने ज्यादा सोचा, फिर ज्यादा ऐसे 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 चलता है। तो ब्रेन चाहता है शांति, फिर ब्रेन ऐसे सीधा सीधा चलने लग जाता है। ये पूरा हमारा टाइम होता है स्लीपिंग का, कि ब्रेन को क्या कर दिया हमने? ऑटो पायलट मोड पर डाल दिया और थोड़ी शांति रहे। पर ब्रेन बेसिक बेसिक काम करता ही है जो उसने अपना बेसिक काम करना है। मतलब कि आप सो रहे हो, कोई आवाज आई तेज की, हाँ बिल्कुल दिमाग का ही काम है। मैंने कहा बेसिक काम वो करता है। आप सो रहे हो, किसी ने आवाज मारी, एकदम से उठ जाते हो, तो ब्रेन ने ये थोड़ी कान बंद कर दिए, वो तो करेगा। आप सो रहे हो, आपको तेज की क्या आ गया, यूरिन आ गया, जगोगे ही नहीं जगोगे, तो ये भी ब्रेन करा रहा है। मतलब वो क्या करता है? बेसिक काम तो अपना सारा करा देगा तुम्हें और को। पर ये जो हरकतें थी ना तुम्हारी, ये थोड़ी देर के लिए शांत हो जाएगी। इसलिए बोलते ना सुबह उठते साथ फोन यूज मत करो, ये मत करो, थोड़ा दिमाग को भी तो शांति दो, भगवान को याद करो। कितने दिन हो गए भगवान को याद करेगा? अभी करा, तीन दिन पहले है करा था क्या? तो सोना क्या है? सोना भी बहुत जरूरी है। सोओगे नहीं ना तो ये बड़ी खतरनाक चीजें हैं। और बॉडी क्या है? बॉडी को सोना है, सोना ही हो, कहीं भी कैसे भी आप 2 दिन नींद छोड़ के देख लो, खड़े खड़े सुला देगी तुम्हें, पर सुलाएगी। फिर कुछ भी चल रहा हो फिर तो सोना पड़ेगा। फिर जब सो जाओगे सब कुछ हो जाएगा, फिर
तब होती है वापस एनर्जी आती है कि हाँ अब करना है वापस, अब ब्रेन क्या हो गया, दोबारा रिबूट हो गया, बढ़िया, अब दोबारा लगो काम पर, है ना। तो आपका ब्रेन अभी थोड़े दिन ऑटो पायलट पे गया ही नहीं था, कल गया 3-4 घंटे के लिए गया था, है ना। अब वो बोल रहा है, बार बार नोटिफिकेशन दे रहा है भाई कि 3 घंटे और सो लो, 3 घंटे और सो लो। चलो कोई नहीं, आ जाओ नेक्स्ट देखते हैं। देखो इसके बाद इसमें हम ड्रग देते हैं, और क्या, इतना पढ़ो कि हाइपो में चले जाओ। मैंने देखो नींद का आपको नशा बताया, अलग ही लेवल का है ना। दारू सिगरेट विगरेट तो सब लोअर स्टैंडर्ड है, ये कुछ नहीं है, क्या नशा है यार, नींद का नशा, नींद का नशा है ना, इसको हटा भी नहीं सकते। नशा मुक्ति केंद्र पे जाके बोल दो मेरी नींद का नशा हटा दो, हटा देंगे वो, भगा और देंगे, बोलेंगे बेटा वहां जा, साइकियाट्रिक हॉस्पिटल वहां पर है, वहां इलाज करा तू जाके। जो लोगों की नींद पूरी नहीं होती वो बहुत डिस्टर्ब रहते हैं ना, बहुत सारे लोग हैं जिनको नींद की बहुत प्रॉब्लम रहती है, तो वो क्या होते हैं, बहुत ज्यादा डिप्रेशन होता है ना। कल मैंने बताया था डिस्थेमिया, क्या था डिस्थेमिया, लॉन्ग टर्म डिप्रेशन, लो लेवल का होता है, लॉन्ग लास्टिंग होता है। उसमें कैसे टाइप की नींद होती है, कैसे टाइप की नींद आती है उसमें, कैसे टाइप की बताओ। वो सोने जाएंगे, सोएंगे नहीं, उनको नींद कब आती है, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे सोते हैं, फिर 5 बजे 6 बजे खड़े हो जाएंगे, ऐसे टाइप की नींद आती है उनको। आप 1 बजे से पहले तो उनको सुला ही नहीं सकते। और मैनिया वाला जो पेशेंट होता है उसको कैसी नींद आती है, वो क्या करता है, जल्दी सो जाएगा, 8 बजे 9 बजे ही सो जाएगा, और फिर उठ जाए। मैनिया वाला ऐसे सोता है। और जो डिप्रेशन वाले होते हैं लेट सोते हैं और फिर जल्दी उठ जाते हैं, तो उनकी नींद कैसी होती है डिस्थेमिया में, ऐसे वाले की। ठीक है, इसमें ड्रग क्या लेते हैं हम, लोप्रामाइड, ड्रग नेम लोप्रामाइड, बहुत अच्छे ब्रांड के हिसाब से आती है, उसको बोलते हैं रोको। हाँ हाँ आती है, सबसे पहले यही चलती थी, रोको। जा दो मार्केट में जाके बोल दो रोको दे दो, पता होता है अंदर क्या होता था, लोप्रामाइड। बेसिकली ये क्या करता था, हमारे ओपियोइड है ये, जो पेरेंसिस मूवमेंट है ना उसको कम कर देता है, और क्या करा देता है, कॉन्स्टिपेशन। क्या करा देता है, कॉन्स्टिपेशन। बट यही रोको हमें, बैक्टीरियल डायरिया में नहीं देना है। क्यों, क्योंकि ये क्या करा रहा है, कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन कराएगा तो मतलब क्या है, स्टूल ज्यादा टाइम तक इंटेस्टाइन में रहेंगे, और जो स्टूल का स्टे है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज। जब स्टूल पेट में ज्यादा देर तक रहेंगे तो बैक्टीरिया ग्रो करने के लिए टाइम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो बैक्टीरिया को क्या मिला, टाइम फॉर ग्रो देमसेल्फ। वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज। तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, बैक्टीरिया और फैलेगा और डायरिया होगा। समझ रहे हो ना भाई, मेरे अगर मुझे कोई बैक्टीरिया इन्फेक्शन हुआ था पेट में तो स्टूल में ही वो निकलेंगे। देखा जाए तो बॉडी सही काम कर रही थी, बैक्टीरिया सीधा ही बाहर निकाल रही थी। मैंने रोको खा लिया, पेट में कॉन्स्टिपेशन हो गया, बैक्टीरिया फंस गए अंदर ही, ट्रैप हो गए, फिर क्या होगा, बैक्टीरिया और ग्रो करेंगे। आप तो उनको टाइम दे रहे हो ना ग्रो करने का, तो क्या करेंगे हम, बैक्टीरियल में
रोको काम का नहीं है तो लिख लेना लॉप्रोमाइड। और कैसे है ये, क्या है ये, ओपियोइड। और ऐसी कैसे हो गया, आपका हो गया डायरिया खत्म कर दिया, ठीक डायरिया, ठीक है, डायरिया खत्म हो गया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, नहीं हुआ, हुआ नहीं हुआ, ये बताओ क्या क्या पढ़ा था हमने डायरिया में पहले, डेफिनेशन पढ़ी, उसके फिर हमने क्या देखे, कॉज देखे, फिर हमने टाइप देखा, है ना, फिर हमने टाइप किस हिसाब से देखे, सीवियरिटी के हिसाब से, साइन एंड सिम्टम देखे, फिर क्या देखा, डायग्नोसिस, डायग्नोसिस देखा, फिर हमने क्या पढ़ा, ओआरएस, फिर हमने ट्रीटमेंट में ओआरएस पढ़ा, कहाँ कहाँ पर कितनी कितनी रिक्वायरमेंट थी, जैसे हमने प्लान 1 में पिया देखा कि 2 साल तक के बच्चे को हमने 500 ml दिया, वही प्लान बी में वो क्या हुआ 800 हो गया, सॉरी 800 हो गया, उसके बाद प्लान 2 में वो 100 ml और बढ़ गया। तो ये क्या थे, हमारे तीनों प्लान थे, तीनों प्लान में हमारा क्या हुआ, थर्ड प्लान में हमारा क्या है, सारा आईवी मेथड है ना, अरे आईवी मेथड है कि नहीं है थर्ड में, सारा है ना, प्लस तीनों प्लान में मैंने क्या बोला था, जिंक देंगे देंगे, आईवी के टाइम पे भी जिंक देंगे, अवॉइड नहीं करेंगे, जिंक देंगे, तीनों मेथड में हमें क्या देना है, जिंक देना है। डोज याद है, 6 महीने से छोटा बच्चा है तो कितना देंगे, 10 mg पर डे फॉर 2 वीक्स, अगर 6 महीने से बड़ा बच्चा है तो कितनी डोज देंगे, 20 mg पर डे फॉर 2 वीक्स, ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, मेडिसिन, मेडिसिन में हमने पहले क्या डाला, लॉप्रोमाइड, लॉप्रोमाइड कैसी है, ओपियोइड है, इसका काम क्या होता है, पेरिस्टालसिस मूवमेंट को कम करना, ये क्या कराती है, कॉन्स्टिपेशन कराती है। फिर हमने बता दिया इसको हम क्या करेंगे, बैक्टीरिया में नहीं देंगे, क्यों, अगर ये कॉन्स्टिपेशन कराएगा तो बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए टाइम मिलेगा और वापस अगेन बैक्टीरिया ग्रो होंगे और डायरिया कराएंगे और फर्दर और भी जैसे फीवर वगैरह सब भी आगे करा सकते हैं। तो ये था हमारा डायरिया। रोको एक ब्रांड नेम से आती थी, शायद अभी भी आती हो, क्लियर है, आपको कैसे क्लियर हुआ, तीसरी आंख, वाह क्या बात है, क्या लग रहा है, सच नहीं लग रहा, कौन सा एग्जाम है अब नेक्स्ट, कल्याण सिंह कैंसर वाला, और किस किस ने कौन कौन से एग्जाम देने हैं, कौन सा एग्जाम है नेक्स्ट, रजिस्ट्रेशन नहीं आया, डीएसएसबी और ईएसआईसी और बीएचयू भी है, तो फिर दूसरा क्यों दे रहे हो, बीएचयू दो यार, नहीं बीएचयू में लेना, क्यों, कितना मांग रहे बीएचयू वाला एक्सपीरियंस, 2 साल,
किसने भरा और बीएचयू का कौन कौन भरेगा? तैयारी हो गई? चल रही है? डायरिया तक पहुंचा है? कैसा लगता पढ़ते पढ़ते? ये बताओ, जब पहले प्रिपरेशन कर रहे थे और फिर जब कोचिंग में आए हो तो कितना डिफरेंस है? या फिर आपने पहले प्रिपरेशन करी नहीं, डायरेक्टली कोचिंग स्टार्ट करी? डायरेक्ट कोचिंग प्रिपरेशन करी नहीं, बिल्कुल भी नहीं? तो फिर एक्सपीरियंस कैसे है? एक्सपीरियंस है आपके पास? हॉस्पिटल में तो किया है ना? तो उस टाइम पे बिल्कुल पढ़ाई नहीं कर रहे थे, मतलब अभी बिल्कुल फ्रेश पढ़ाई स्टार्ट करी सबने? कोई नहीं कर रहा था पहले से तैयारी? प्राइवेट हॉस्पिटल में तो देखो, नर्सिंग में तो क्या है, प्राइवेट हॉस्पिटल में ना काम करना थोड़ा सा, तुम्हें भी पता है, सैलरी का थोड़ा सा फंडा ठीक नहीं है ना? स्ट्रॉ डाल के सारे मिनरल्स ले लो, फिर ओआरएस पियो, कितने पैसे करके आप करेंगे, है ना? और अभी क्या है, नर्सिंग में एक गोल्डन ऑरा चल रहा है, वैकेंसीज देखो ना कितनी निकल रही है, भर भर के वैकेंसीज हैं, अपॉर्चुनिटी बहुत है, नॉर्थ साइड भी है, ईएसआईसी भी चला हुआ है अपना, बीएचयू यूपी की तो दुनिया भर की वैकेंसी निकली हुई है। तो अभी आपके पास गोल्डन मौका है, अगर अभी मेहनत कर लोगे ना अच्छे से दबा के, तो चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएंगी, और नहीं करोगे तो फिर तो क्या ही कर सकते हैं। फिर वही कहानी, अरे मुझे पता है कैसे पास हुई है वो, सब जानती हूँ मैं, उसके पापा ने पैसे खिला दिए थे, या कुछ था। एक्सक्यूज तो रहते ही हैं हमारे पास, ह्यूमन बॉडी, हम तो एक्सक्यूज तो पहले तैयार होते हैं, है ना? बैग में 10-15 एक्सक्यूज तो पहले रखे हुए होते हैं हमने, बस हम ढूंढते हैं उसको, खोल के देखते हैं, यार ये वाला सर को दे देते हैं, लो। करते नहीं करते? एक्सक्यूज कैसे बांटते हैं? बताओ, इंसान क्या करता है, एक बैग में एक्सक्यूज भर के लेके चलता है। मम्मी पापा ने बोला लेट के हो गई थी, ये लो मम्मी तुम्हारे लिए स्पेशल, ओपन करो, अनबॉक्सिंग तो करो। मम्मी बोली है क्या? अरे एक्सक्यूज है, देखो तो सही एक बार। मम्मी देख रही है, रास्ते में ट्रैफिक मिल गया था, चलो ठीक है बेटा, है ना? फिर और उस थैले में ना एक स्पेशल छोटा थैला भी होता है, उसमें क्या होता है? उसमें भी एक्सक्यूज ही होता है। उस पर क्या लिखा होता है? हमने क्या कर रहे हैं, एक्सक्यूज का थैला ले रखा है, कुछ भी होगा एक्सक्यूज दे देंगे। और उसी थैले के अंदर एक छोटा सा थैला होता है, उस पर क्या लिखा होता है? उस पर क्या लिखा होता है? ये लिखा होता है, ये मेरे लिए। ये वाले एक्सक्यूज आप खुद भी मार देते हो, कल पढ़ूंगी, अरे अभी टांग में दर्द हो रही थी मेरी इसलिए मैं नहीं पढ़ पा रही हूँ, खुद ही एक्सक्यूज अपने आप को ही पेलते रहते हैं हम देखे। अभी तो वो अभी थोड़ा थक गए हूँ, अभी 10 हुए ना, 10:30 तक देखो, 10:30 से रात को 2-3 बजे तक, है ना? होता ना, 10 बजते हैं, घर से काम वाम करते हैं, थोड़ा थक जाते हैं, यार अभी रुक जाओ थोड़ा सा पढ़ती हूँ, अपने आप से बात करके, अभी रुक जाओ, 10:30 से शुरू करती हूँ। खोला बैग, छोटा वाला डब्बा निकाला, ये ले 10:30 से पढ़ूंगी। और फिर वो क्या होगा, 10:30 बजे क्या होगा? कच्चा बादाम, है ना? चला गया कच्चा बादाम, मोए मोए होगा। फिर क्या करा? या फिर कोई सीरियल उठा दिया, सीरियल देखना शुरू कर दिया, पढ़ाई खत्म। हमारा लाइन देखो, ये वाली पढ़ाई खत्म, और उसके बाद अगले दिन डब्बा खाली थोड़ी है, कुछ और ले आते नया निकाल के। आज मैं बहुत लेट तक सोई हूँ मम्मी, मेरे को मत उठाओ, अभी नहीं पढ़ना मैंने। फिर कोई और एक्सक्यूज, और ये एक्सक्यूज चलते रहते हैं। फिर आता है फाइनल डे, एग्जाम वाला डे आता है ना। फिर क्या करते हम? एग्जाम दिया, अब एग्जाम का रिजल्ट तो हाथों हाथ पता चल जाता है। अरे इंस्टीट्यूट तो बाद में निकालती है, खुद को तो अपने आप पहले ही पता चल जाता है ना? पता चल जाता है। और खुद जैसी पेपर थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हुआ, फिर तुम क्या करते हो? निकाल यार डब्बा, फिर निकाला, फिर क्या दे दिया रीजन?
घर में बहुत लड़ाई चल रही थी, इसकी वजह से मैं पढ़ नहीं पाई, कोचिंग वाले ही नहीं पढ़ा रहे हैं यार ढंग से। और अगर कुछ नहीं मिला, अगर कुछ भी नहीं मिला उसमें एक्सक्यूज में, तो एक छोटी सी पर्ची पड़ी होगी बिल्कुल नीचे, उसको जैसे खोलोगे उसमें लिखा होगा मेरी तो किस्मत ही खराब है। जब कुछ नहीं मिला तो छोटी सी पर्ची उठा के किस्मत ही खराब है। मिले नहीं, लोग किसको दे एक्सक्यूज, करते नहीं करते हैं, ये हमारा तरीका है। और ये सबके पास है थैला, किसी ने थैला ज्यादा भर रखा है, किसी ने थोड़ा कम भर रखा है, कोई सही टाइम पे यूज करता है, कोई सही टाइम पे नहीं यूज करता। इसीलिए जब कभी भी हम कहीं भी कुछ भी पढ़ने जाते हैं, या कोई भी आप किसी भी जगह पर जाते हो जहाँ पर सोच विचार चल रही हैं, कोई समाधि है, कुछ है, तो वो सबसे पहले क्या बोलते हैं, आप अपने आप से झूठ बोलना बंद करो। क्यों? आप अपने आप से झूठ बोलना बंद करो। झूठ बोलने का मतलब यही है, ये जो आप अपने आप को घुमा रहे हो ना, 10:30 बजे बैठूंगी, 11 बजे बैठूंगी, आज आप बोल दो मैं बैठूंगी नहीं, खुद से बोल दो मैं नहीं बैठूंगी पढ़ने, मुझे पता मैं ढीठ हूं, मत पढ़ो, मत पढ़ो। कौन बोल रहा है पढ़ने के लिए? मत पढ़ो, छोड़ दो, 10:30 बजे छोड़ दो। पर अपना लो उस चीज को, अपने आप से झूठ मत बोलो। अपने आप को तो खुद पता होना चाहिए कि ये हमारी गलतियां हैं, ये हमारी गलतियां हैं। जब आप खुद की गलतियां निकाल लोगे ना, तब आप दूसरे पर पॉइंट नहीं कर सकते फिर कभी, समझ रहे हो? जब आपको खुद पता है ना कि ये मेरी गलतियां थी, ये मेरी कमियां थी, तो फिर वो एक्सक्यूज का थैला तो खत्म हो गया। ना मम्मी तुमसे काम कराती थी, ना तुम्हारे ऊपर टेंशन था, ना वो किस्मत की कहानी आई। फिर तो आप बोल सकते हो, फिर क्या बोलोगे आप कि भाई मैं तो 10 बजे के बाद पढ़ती ही नहीं थी, ना मैंने अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करे, ना ही मैंने कोई एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करी, और ना ही मैंने खुद से कोई एफर्ट्स लगाए। तो आप दिल खोल के बोल सकते हो हाँ कि अगर मेरा इस जगह सिलेक्शन नहीं हुआ तो ये पूरी गलती मेरी है। कितने लोग बोलते हैं? कोई नहीं बोलता। बोलना किसके सामने? अपने आप के सामने, अपने आप के सामने। और यहां भी अगर आपने ये चीज भी समझ ली और उसके बाद भी आपका दिल बोल रहा है कि नहीं पढ़ना, तो फिर छोड़ दो, फिर क्यों पढ़ना, छोड़ो। जब आपके दिल ने मान लिया, आपने खुद से अपने आप को सच बोल दिया कि मुझे नहीं पढ़ना है, तो फिर तो कहानी खत्म। पर दिल कहीं बोल रहा है कि पढ़ना है, तो बस ये देख लो कि अगले एग्जाम में ये तो नहीं होना चाहिए, कम से कम ये तो नहीं होना चाहिए। चौथा कुछ ले आएंगे मार्केट में नया, पर ये नहीं होना चाहिए। और जब आप इन चीजों पर काम करना स्टार्ट करोगे ना, तो आप अपने आप से भी झूठ बोलना कम कर दोगे। कैसे? आपने बोल दिया 10:30 पढ़ूंगी, तो 10:30 पढ़ूंगी ही पढ़ूंगी, चाहे 10 मिनट पढ़ के उठ जाऊं, पर 10:30 बजे बिल्कुल बैठूंगी पढ़ने। जब इंसान अपने आप से सच बोलना शुरू कर देता है ना, तो इंसान अपने आप ग्रो करने लग जाता है। लर्निंग क्या होती है? हम बहुत पढ़ते हैं ना, लर्निंग है, लर्निंग है, ये लर्निंग है, एडवांस लर्निंग कर रहा हूं मैं। लर्निंग का मतलब क्या होता है? सीखना। सीखना मतलब न्यू नॉलेज। और क्या होता है? आपने ये देखा जो कोरियन होते हैं, कोरियन लोग होते हैं, इनका देखा है आपने? अपडेट भी करते हैं, उनके एडिकेट्स देखे कितने अच्छे होते हैं। कोई भी आता